चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और स्क्रीन बेटा क्लियर है? आपको स्क्रीन पे जो मैंने आपका मार्क किया हुआ है आप लोगों को क्लियरली विजिबल है? गुड मॉर्निंग बेटा आकाश। अब बेटा राजरानी, अभी आंसर हम लोग चेक करते हैं क्योंकि रैंडम डाटा मैंने आपको दिया था। क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं कल वाले क्वेश्चन का। आप सभी स्टूडेंट्स एक बार बताएं कि आप सभी को मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर है? ठीक है, आवाज में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही आप लोगों को? चलिए, तो आपकी तरफ से आया है कि सारी चीजें बिल्कुल फाइन है, ओके है, तो हम अपने लेक्चर को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कल वाले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं आगे से, जहां पर हम लोगों ने अपने लेक्चर को रोका हुआ था। और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको वोल्टेज V1 और Vx वोल्टेज की वैल्यू क्या करनी थी, कैलकुलेट करनी थी। लेकिन जो आपको मेथड चूज करना था वो कौन सा मेथड आपको यहाँ पर यूज करना था? मेश एनालिसिस मेथड यहाँ पर यूज करना था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कल मैंने आपको बताया था कि मेश एनालिसिस मेथड से आप सर्किट की किसी भी ब्रांच में, आप सर्किट की किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे मेश एनालिसिस से मैं V1 और Vx वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकता हूं, बशर्ते इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जितनी भी मेश होंगी एक बार मुझे सारी की सारी मेश की क्या मालूम होने चाहिए, मेश करंट मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपके पास जितनी भी मेश होंगी उन सारी की सारी मेश के क्या कैलकुलेट करूंगा, मेश करंट को कैलकुलेट करूंगा। उसके बाद मैं इस वोल्टेज V1 और Vx की वैल्यू क्या करूंगा, कैलकुलेट करने वाला हूं। ठीक है, तो नाउ इस क्वेश्चन को मैं जो है यहाँ पर फिर से बना लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि चीजें क्लियर रहे। तो मेश एनालिसिस की हेल्प से आप जो है इस वोल्टेज Vx और V1 को बेटा क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, Vx और V1 को तो बाद में कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले मैं इस इलेक्ट्रिक नेटवर्क में जितनी भी मेश होंगी उन सारे मेश के क्या कैलकुलेट करूंगा, मेश करंट्स को कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो नाउ आई कैन बी टेक इट। नाउ दिस इज द डुप्लीकेट, इसका बना लेते हैं और डुप्लीकेट फिगर पे हम लोग अपने वर्क को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये मेरे पास सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम में मैं आपके इस Vx और V1 वोल्ट को तो बेटा बाद में कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले मैं देखूंगा इस सर्किट में कितनी मेश है बेटा, कितनी मेश दिख रही है, दो मेश दिख रही है। दो मेश दिख रही है तो कितने मेश करंट कंसीडर करेंगे, दो मेश करंट कंसीडर करेंगे। पहली मेश में जो आप मेश करंट कंसीडर करेंगे दैट इज I1 और दूसरी मेश में आप मेश करंट कंसीडर करेंगे I2। दोनों ही किस डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है,
जरूरी नहीं कि दोनों क्लॉकवाइज में हो, लेकिन स्टैंडर्ड कन्वेंशन से मुझे करंट और वोल्टेज लिखना आसान रहेगा, इसलिए मेरे पास दो मेश है, मैं दोनों की दोनों मेश के पहले मेश करंट को निकालूंगा। मेश करंट को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही मेश में आपको मेश करंट कंसीडर करना पड़ेगा। पहली मेश में मैं कितना मेश करंट कंसीडर करूंगा, I1, और दूसरी मेश में कितना मेश करंट कंसीडर करूंगा, दैट इज I2। और दोनों ही मेश करंट मैंने किस डायरेक्शन में कंसीडर किए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप सर्किट में जितने भी रजिस्टर होंगे, हर एक रजिस्टर में क्या लिखने की कोशिश करूंगा, करंट को लिखने की कोशिश करूंगा। और करंट लिखने के साथ साथ जो है मैं क्या करूंगा, आपके वोल्टेज की पोलैरिटी को भी मार्क करता जाऊंगा। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो 8 ओम का रजिस्टर है, ये आपका केवल और केवल मेश 1 से क्या है, एसोसिएटेड है। अगर ये 8 ओम का रजिस्टर मेश 1 से एसोसिएटेड है, तो मेश 1 के मेश करंट की वजह से, मेश 1 के मेश करंट की वजह से इस 8 ओम के रजिस्टर से या फिर इस ब्रांच में कितना मेश करंट फ्लो करेगा, I1 मेश करंट फ्लो करेगा। क्योंकि आपका जो 8 ओम का रजिस्टर है वो आपका केवल और केवल मेश 1 से एसोसिएटेड है, तो मेश 1 के मेश करंट की वजह से इस 8 ओम के रजिस्टर से कितना मेश करंट फ्लो करेगा, दैट इज I1 मेश करंट फ्लो करेगा। ठीक है, कितना मेश करंट फ्लो करेगा, I1। डायरेक्शन बेटा क्लियर होनी चाहिए। ये जो 4 ओम का प्रतिरोध है, ये 4 ओम का प्रतिरोध आपका मेश 1 में भी एसोसिएटेड है और मेश 2 से भी क्या है, एसोसिएटेड है। ये 4 ओम का प्रतिरोध आपके मेश 1 से भी एसोसिएटेड है और मेश 2 से भी एसोसिएटेड है। तो मेश 1 के मेश करंट की वजह से इस 4 ओम के रजिस्टर में डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना मेश करंट फ्लो करेगा, दैट इज I1। और बेटा मेश 2 के मेश करंट की वजह से इस 4 ओम के प्रतिरोध में अपवर्ड डायरेक्शन में कितना मेश करंट फ्लो करेगा, दैट इज I2। पोलैरिटी भी बना देते हैं आपके I1 मेश करंट की वजह से, I1 मेश करंट की वजह से इस 8 ओम के प्रतिरोध में जो वोल्टेज की पोलैरिटी आएगी, दिस इज द प्लस एंड दिस इज द माइनस। इस 8 ओम के प्रतिरोध में मेश 1 के मेश करंट की वजह से पोलैरिटी क्लियर है। फिर आप देखेंगे ये जो 4 ओम का प्रतिरोध है, इस 4 ओम के प्रतिरोध, ये जो 4 ओम का प्रतिरोध है वो मेश 1 से भी एसोसिएटेड है, मेश 2 से भी एसोसिएटेड है। इसलिए आपका मेश 1 के मेश करंट की वजह से इस 4 ओम के प्रतिरोध में आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में I1 मेश करंट फ्लो करेगा, और बेटा मेश 2 के मेश करंट की वजह से इस 4 ओम के प्रतिरोध में अपवर्ड डायरेक्शन में आपका I2 करंट फ्लो करेगा। I1 की वजह से पोलैरिटी कैसी आएगी, प्लस माइनस, और I2 की वजह से पोलैरिटी कैसी आएगी बेटा, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। अलग अलग कलर से मैं दोनों ही पोलैरिटी को दिखाता जा रहा हूं, जिससे कि आपको बेटा अंतर समझने में आसानी है। उसके बाद आप देखेंगे ये जो 2 ओम का प्रतिरोध है वो आपका केवल और केवल मेश 2 से एसोसिएटेड है। तो मेश 2 के मेश करंट की वजह से इस 2 ओम के प्रतिरोध में आपका कितना मेश करंट फ्लो करेगा, I2 मेश करंट आपका फ्लो करेगा। इस का कितना मेश करंट फ्लो करेगा, I2 मेश करंट आपका फ्लो करेगा। और I2 मेश करंट की वजह से पोलैरिटी आएगी, दिस इज प्लस एंड माइनस। एक बार अपने सर्किट में जितने भी रजिस्टर हैं, हर एक रजिस्टर में करंट लिख लिया, वोल्टेज की पोलैरिटी मार्क कर दी, तो आप हर एक एलिमेंट के क्रॉस क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को लिख सकते हैं। और अगर वोल्टेज को लिख सकते हैं तो आप अपने जितनी भी मेश है, सारी की सारी मेश करंट को निकालने के लिए आप केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने केवीएल को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए मेश नंबर 1 के मेश करंट को निकालने के लिए, किसी भी मेश करंट को निकालने के लिए आप उस मेश में क्या अप्लाई करते हैं, केवीएल। तो आप देखेंगे आप मेश 1 के मेश करंट को निकालने के लिए आप मेश 1 में क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे। केवीएल अप्लाई करने के लिए सर्किट में जितने भी एलिमेंट होंगे, आपके केवीएल अप्लाई करने के लिए उस मेश में जितने भी एलिमेंट होंगे, हर एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज मालूम होना चाहिए। तो आप देखेंगे पहला एलिमेंट वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज लिख सकते हैं। दूसरा एलिमेंट क्या है, दैट इज रजिस्टर है। रजिस्टर के वोल्टेज को लिखने के लिए रजिस्टर का रजिस्टेंस चाहिए और रजिस्टर का करंट चाहिए। आपको वोल्टेज भी मालूम है, दैट इज करंट भी मालूम है, आप वोल्टेज लिख सकते हैं। तीसरा एलिमेंट फिर से एक रजिस्टर है। रजिस्टर के वोल्टेज को लिखने के लिए रजिस्टर का रजिस्टेंस चाहिए और दैट इज आपको रजिस्टर का करंट या फिर ब्रांच का करंट चाहिए। तो आप देखेंगे ब्रांच में एक ही डायरेक्शन में करंट होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट होगा I1 माइनस I2 और अपवर्ड डायरेक्शन में करंट होगा I2 माइनस I1। फिर चौथा एलिमेंट फिर से एक वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज का मैग्नीट्यूड मालूम होता है तो वोल्टेज लिख सकते हैं। तो चलिए केवीएल लगा सकते हैं। तो मेश 1 के मेश करंट को
निकालने के लिए मेष 1 में मैं केवीएल लगाने जा रहा हूं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी मेष में जब आप किसी भी मेष करंट को निकालने के लिए जब आप उस मेष में केवीएल लगाते हैं तो उसी मेष का जो मेष करंट होता है उसी मेष के करंट को आप हमेशा क्या करते हैं, बड़ा मानते हुए उसी की पोलैरिटी को देखते हुए केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे मेष 1 के मेष करंट को निकालने के लिए जब मैं मेष 1 में केवीएल इक्वेशन लगाऊंगा तो मैं किस मेष करंट को बड़ा मानूंगा, तो मैं I1 मेष करंट को हमेशा क्या मानूंगा, बड़ा मानूंगा। ठीक है, और I1 की पोलैरिटी बेटा मैंने येलो कलर से बना रखे है, इसी पोलैरिटी को देखते हुए मैं केवीएल इक्वेशन लिख दूंगा। ठीक है, तो चलिए मेष 1 के मेष करंट को निकालने के लिए केवीएल इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो केवीएल लगा रहा हूं, तो मेष 1 में लगा रहा हूं तो बेटा I1 को बड़ा मानूंगा और I1 की पोलैरिटी को देखते हुए बेटा कौन साइन मिलेगा, प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को किस साइन के साथ, प्लस साइन। तो लिख रहा हूं बेटा अप्लाई KVL इक्वेशन एट मेष 1 में आप केवीएल इक्वेशन अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा, मेष 1 के मेष करंट को निकालने के लिए मेष 1 में केवीएल इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो जब मैं मेष 1 के मेष करंट को निकालने के लिए केवीएल इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो मेष 1 के मेष करंट को बड़ा मानूंगा और मेष 1 की पोलैरिटी को देखते हुए केवीएल इक्वेशन लिखूंगा। तो बेटा मेष 1 में लगा रहा हूं, तो आप चलेंगे तो बेटा किस करंट को बड़ा मानेंगे, I1 को बड़ा मानेंगे। I1 की पोलैरिटी देखें कौन साइन मिलेगा, प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को किस साइन के साथ, प्लस साइन। कितना वोल्टेज होगा बेटा, दैट इज रजिस्टर का वोल्टेज है, दैट इज करंट मल्टीप्लाइड बाई रजिस्टर। चूंकि इस ब्रांच में केवल और केवल एक ही मेष करंट है तो इस ब्रांच का करंट ही कौन सा करंट हो जाएगा, मेष करंट। दैट इज आपका रजिस्टर का वोल्टेज लिखना है। रजिस्टर का वोल्टेज क्या होता है, ओम्स लॉ से लिख सकते हैं। रजिस्टर का वोल्टेज होगा रजिस्टर का करंट इनटू रजिस्टर का रेजिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट द I1 इनटू 8। फिर आप आगे चलेंगे, मेष 1 में चल रहे हैं, आगे चलेंगे तो कौन सा करंट बड़ा मानेंगे, I1 को बड़ा मानेंगे और I1 की पोलैरिटी को देखते हुए केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। I1 की पोलैरिटी देखेंगे कौन सा बेटा साइन पहले मिल रहा है, प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को किस साइन के साथ, प्लस साइन। और बेटा ये कितना वोल्टेज होगा बेटा, दैट इज रजिस्टर का वोल्टेज है, दैट इज करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस। अब करंट कितना होगा बेटा, मेष 1 में लिख रहा हूं तो कौन सा करंट बड़ा होगा, I1 बड़ा होगा और I2 छोटा होगा। तो इस ब्रांच में जो करंट लिखेंगे दैट इज I1 माइनस I2। जब मैं मेष 1 में चलूंगा तो मेष 1 के मेष करंट को बड़ा मानूंगा और मेष 2 के मेष करंट को छोटा मानूंगा। तो बेटा जब मैं मेष 1 के मेष करंट को बड़ा मानूंगा तो करंट हो जाएगा I1 माइनस I2। आपको ब्रांच करंट चाहिए, ये कौन से करंट है, मेष करंट है। ठीक है, ब्रांच करंट आपको चाहिए, दैट इज ब्रांच करंट कितना होगा, अगर I1 बड़ा होगा और I2 छोटा होगा तो I1 माइनस I2। ब्रांच में करंट होगा I1 माइनस I2। ब्रांच में करंट ही आपका रजिस्टर का करंट होगा तो रजिस्टर का करंट हो गया I1 माइनस I2 इनटू रेजिस्टेंस। तो दैट इज नथिंग बट इक्वल टू, आप जब जो है इस मेष में आगे चलेंगे तो आपका I1 मेष करंट को बड़ा मानेंगे और I1 की पोलैरिटी देखते हुए केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। I1 की पोलैरिटी देखिए कौन सा साइन मिला, प्लस साइन। कितना वोल्टेज होगा, करंट कितना होगा बेटा, I1 माइनस I2। मेष 1 में चल रहा हूं तो I1 बड़ा होगा तो I1 माइनस I2 करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर आप आगे चलेंगे कौन सा साइन पहले मिलेगा, प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को किस साइन के साथ लिख देंगे, प्लस साइन के साथ, प्लस 10 वोल्ट। फिर आप आगे चलेंगे, मेष 1 में चल रहा हूं तो I1 को बड़ा मानूंगा, I1 की पोलैरिटी को देखते हुए केवीएल इक्वेशन कौन सा बेटा साइन मिलेगा, माइनस साइन। तो इस वोल्टेज को किस साइन के साथ लिख देंगे, माइनस साइन के साथ लिख देंगे। जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, मेष कंप्लीट। अलजेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए मेष और लूप क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो ये बेटा कौन सी इक्वेशन है बेटा, ये आपकी केवीएल इक्वेशन है। ठीक है, आपकी ये कौन सी इक्वेशन है, ये आपकी केवीएल इक्वेशन है। लेकिन आपको दिख रहा होगा इस केवीएल इक्वेशन में, ये केवीएल इक्वेशन है और इस केवीएल इक्वेशन में अपने रजिस्टर के वोल्टेज, इस रजिस्टर के वोल्टेज को निकालने के लिए कौन सा लॉ यूज किया, ओम्स लॉ, और इस रजिस्टर के वोल्टेज को निकालने के लिए ओम्स लॉ। तो इस केवीएल इक्वेशन में आप केवीएल के साथ साथ रजिस्टर के वोल्टेज को लिखने के लिए ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों रूल्स को आप अपने इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एक साथ अप्लाई कर रहे हैं। कौन कौन से रूल बेटा, दैट इज केवीएल प्लस ओम्स लॉ। और केवीएल और ओम्स लॉ अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एक साथ अप्लाई करें तो आप अपने उस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को किस लॉ से आप सॉल्व करें, मेश एनालिसिस मेथड से सॉल्व करें। चलिए मेश 1 के
मेश करंट की इक्वेशन को थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं, तो आपको दिखेगा ये 10 और ये 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना I1 आएगा बेटा, 8 यहां से I1 आएगा और 4 यहां से आएगा, तो टोटल कितना I1 हो जाएगा, दैट इज 12 I1। और कितना I2 आ जाएगा, I2 केवल यहीं से आएगा, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस के 4 I2 दैट इज इक्वल टू 0। अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं दोनों साइड, आप 4 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा बेटा, यहां पर आ जाएगा 3I1 माइनस I2 दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। आपने पूरी पूरी इक्वेशन को दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दिया। दोनों साइड अगर आप सेम ऑपरेशन करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, रितु जी आंसर दे रही है कि माइनस V1 की वैल्यू -20/7 वोल्ट आएगी। देखते हैं बेटा, रैंडम डाटा था, ठीक है। चलिए, अब हम जो है क्या करते हैं, मेश 2 के मेश करंट को निकालने के लिए, मेश 2 के मेश करंट को निकालने के लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा, मेश 2 में केवीएल इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। किसी भी मेश करंट को किसी भी मेश के मेश करंट को निकाले केवीएल। अब आप देखेंगे दो अननोन थे, तो दो इक्वेशन की जरूरत थी, तो पहले मेश करंट को निकालने के लिए पहली केवीएल इक्वेशन अप्लाई कर दी। दूसरे मेश करंट को निकालने के लिए मेश 2 में केवीएल इक्वेशन अप्लाई करेंगे। एक इक्वेशन वहां से आएगी और आपके पास दो इक्वेशन, दो अननोन, और आपका उन दोनों को सॉल्व करके आप अपने मेश करंट I1 और I2 को क्या कर लेंगे बेटा, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस सर्किट को मैं फिर से उठाता हूं, दैट इज आप जो है मेश 2 के मेश करंट को निकालने के लिए आप मेश 2 में केवीएल इक्वेशन अप्लाई करने वाले, ठीक है। तो नाउ यू कैन बी अप्लाई नेक्स्ट केवीएल इक्वेशन इन मेश 2। चलिए, मेश 2 में मैं केवीएल इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं। यहां तक बेटा पहले लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, यहां तक लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपके मेश 2 में केवीएल इक्वेशन अप्लाई करने जा रहा हूं। ध्यान से समझिए बेटा, बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ चीजें, ठीक है। इससे अच्छे तरीके से चीजें नहीं बताई जा सकती हैं। Vx की वैल्यू ऋतु जी बता रही 15/7। देखते हैं बेटा, ऋतु जो है 5 मिनट का टाइम दीजिए, आगे बढ़े बेटा। अगर आपने नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक आप लोगों ने चीजें नोट कर ली होगी, ठीक है। ये फिगर थोड़ा सा नीचे है। चलो, यहाँ पर मेश 2 के मेश करंट को निकालने के लिए मैं मेश 2 में क्या करने वाला हूँ बेटा, केवीएल इक्वेशन अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे जब मेश 2 में मैं केवीएल इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो आपको इस मेश में चलना पड़ेगा। मान लीजिए मैं इस मेश में यहां से चल रहा हूँ, कहां से चल रहा हूँ, यहां से, देख रहा होगा। जब भी मैं मेश 2 के मेश करंट को निकालने मेश 2 में चलूंगा तो कौन सा करंट बड़ा मानूंगा बेटा, मेश 2 का मेश करंट I2 को बड़ा मानूंगा। और I2 की पोलैरिटी किस कलर से बनाई है बेटा, पिंक कलर से बनाई है। I2 की पोलैरिटी पिंक कलर से बनाई है, इसी पोलैरिटी को देखते हुए केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। तो चलिए, मेश 2 के मेश करंट को निकालने के लिए मेश 2 में चल रहा हूं, तो बेटा मैं मेश दैट इज मेश 2 के मेश करंट I2 को बड़ा मानूंगा। I2 की पोलैरिटी देखूंगा, कौन सा साइन पहले मिलेगा, प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को आप किस साइन के साथ लिख देंगे, प्लस साइन। तो यहां लिख रहा हूं बेटा, अप्लाई KVL equation at mesh 2, ठीक है। mesh 2 में मैं KVL इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो mesh 2 में जब मैं KVL इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो mesh 2 के मेश करंट I2 को बड़ा मानूंगा। I2 की पोलैरिटी को देखते हैं, I2 की पोलैरिटी देखूंगा, कौन सा साइन पहले मिलेगा, प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को किस साइन के साथ दें, प्लस साइन। कितना वोल्टेज होगा बेटा, दैट इज रजिस्टर का वोल्टेज है, करंट मल्टीप्लाइड बाय रजिस्टेंस, दैट इज करंट इज I2 मल्टीप्लाइड बाय रजिस्टेंस, दैट इज 2। फिर आप आगे चलेंगे, मेश 2 के मेश करंट को निकालने के लिए जब आगे चलेंगे तो I2 को बड़ा मानेंगे और I2 की पोलैरिटी को देखते हुए केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। लेकिन आप देखेंगे वोल्टेज सोर्स है, कौन सी पोलैरिटी पहले मिलेगी, प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को आप किस साइन के साथ देंगे, प्लस साइन। तो दिस इज इक्वल टू +5 वोल्ट, दिस इज +5 वोल्ट, ठीक है। फिर आप आगे चलेंगे, जब आप आगे चलेंगे मेश 2 के मेश करंट को निकालने के लिए आगे चलेंगे तो I2 मेश 2 के करंट I2 को बड़ा मानेंगे और I2 की पोलैरिटी को देखते हुए केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। जब आप आगे चलेंगे तो कौन सी पोलैरिटी आपको पहले मिलेगी, माइनस। तो इस वोल्टेज को आप किस साइन के साथ लिख लेंगे, दैट इज माइनस। फिर आप जो है आगे चलेंगे, जब आप आगे चलेंगे तो मेश 2 के मेश करंट को बड़ा मानेंगे, I2 को बड़ा मानेंगे, ये करंट बड़ा होगा, I2 को बड़ा होगा, I2 की पोलैरिटी देखेंगे, पिंक कलर से बनी प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को किस साइन के साथ, प्लस साइन। कितना वोल्टेज होगा बेटा, दैट इज I2 बड़ा है, I1 छोटा है, तो कितना करंट होगा, I2 माइनस I1। करंट होगा I2 माइनस I1। मेश 2 में चल रहा है तो I2 को बड़ा मानेंगे तो करंट हो जाएगा I2 माइनस I1। करंट इनटू रेजिस्टेंस, दैट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 4।
और बेटा जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, मेश कंप्लीट, अलजेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए मेश और लूप क्या हो जाएगा, 0। इस इक्वेशन में आपने केवीएल भी अप्लाई किया है और रजिस्टर के वोल्टेज को लिखने के लिए आपने क्या किया है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के साथ साथ आप केवीएल भी अप्लाई कर रहे हैं, तो दैट इज नथिंग बट द इस क्वेश्चन को मेश एनालिसिस से आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं। जब आप मॉडिफाइड करेंगे तो कितना I1 आएगा, तो I1 तो आपको दिख रहा है केवल यहीं से आएगा, माइनस के 4I1। जब I1 लिखेंगे तो आएगा माइनस के 4I1। कितना I2 आएगा बेटा, I2 तो एक बेटा 4 यहाँ से आ जाएगा और बेटा दैट इज 2 यहाँ से आ जाएगा, तो टोटल 6 I2 आपको दिख रहा है। प्लस के कितना I2 आएगा, 6 I2 आएगा। और बेटा जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो +5 में जब -10 ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -5, दैट इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं, तो दिस इज -4I1 प्लस के 6I2 दैट इज इक्वल टू 5। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। आपके पास दो इक्वेशन बन रही हैं और कितना अननोन है, 2 अननोन है, और इन दोनों इक्वेशन को अब हम लोग आपस में सॉल्व करके I1 और I2 निकाल लेंगे। और एक बार I1 I2 आ जाएगा तो आप किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां तक पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या मेरी इक्वेशन बिल्कुल सही बनी है, जो आप लोगों ने इक्वेशन बनाई थी, क्या सेम इक्वेशन बनी थी आप लोगों की भी? चलिए ठीक। चलिए अब केवल दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना रह गया है, सॉल्व करने की कोशिश हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी बेटा, लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 ऊपर लिखी हुई थी, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दैट इज 3I1 minus I2 equal to 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। 3I1 minus I2 that is equal to 0। this is equation number 1। and what is the equation number 2? that equation number 2 है minus के 4I1 plus के 6I2 and that is equal to 5। this is the equation number 2। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। चलो I1 निकाल लेते हैं। I1 निकालने के लिए आपको I2 के कोफिशिएंट बराबर करने पड़ेंगे, और I2 कोफिशिएंट बराबर करने के इक्वेशन नंबर 1 में कितने से गुणा कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में आप जो है 6 से गुणा कर देंगे। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 में मैं 6 से गुणा कर देता हूं, और 6 से जब आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 18I1 माइनस के 6I2 दैट इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या आएगी बेटा, दूसरी इक्वेशन आएगी माइनस के 4I1 प्लस के 6I2 दैट इज इक्वल टू 5। और दोनों को ऐड करेंगे तो I2 से I2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 14I1 दैट इज इक्वल टू 5। तो बेटा I1 की वैल्यू आपको दिख रही होगी, दैट इज 5/14 एम्पियर। पहली मेश का मेश करंट आपका कैलकुलेट हो गया। और एक बार आपको I1 की वैल्यू आ गई तो इस I1 की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो I2 कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए I1 की वैल्यू बेटा मैं आपकी इक्वेशन नंबर 2 पे रख देता हूँ। I1 की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 पे रख देता हूँ, और यहाँ पर I1 की वैल्यू रखेंगे तो I2 कैलकुलेट हो जाएगा। तो नाउ आई कैन बी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I2। I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, दिस इज -4। I1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 5/14 प्लस 6I2 दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। नाउ इसको आप सॉल्व करना है, तो इसको आप जो है 2 से काट सकते हैं, तो दैट इज यहाँ पर आ जाएगा बेटा 7, और यहाँ पर आ जाएगा 2, और 2 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -10/7 प्लस 6I2 दैट इज इक्वल टू 5। बेटा इसको उधर लेके जाएंगे तो 6I2 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 10/7। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा बेटा 7×5 प्लस 10/7, तो 6I2 दैट इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ से बेटा I2 की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो I2 की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 45 डिवाइडेड बाई 7×6, और 7 से 42 होता है, तो I2 की वैल्यू आ जाएगी 45/42
एम्पियर। आपके दोनों के दोनों मेश करंट बेटा क्या हो गए, कैलकुलेट हो गए। और एक बार दोनों के दोनों मेश करंट कैलकुलेट हो गए, अब आप जो है किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज निकाल सकते हैं। यहां तक नोट कर लीजिए बेटा। यहां से आपको दिख रहा होगा ये आपका कैंसिल आउट भी हो जाएगा, 3 से 1 कट जाएगा। अगर आप देखना चाहें तो ये वैल्यू 3 से कट जाएगी बेटा। 3 से आप इसको काट सकते हैं। 3 से जब काटेंगे, 3 से काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा बेटा 15, और बेटा नीचे आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 14। तो ये अगर मैं लिखना चाहूँ आई टू की वैल्यू सिंप्लीफाई करके, तो आई टू की वैल्यू सिंप्लीफाई करके आ जाएगी आपकी, आई टू की वैल्यू आ जाएगी 15/14 एम्पियर। 15/14 एम्पियर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया और कुछ नहीं किया, कट रहा था तो काट दिया मैंने, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपके दोनों मेश करंट आ गया, मैं आपके किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज निकाल सकता हूं। ठीक है, तो आप देखेंगे अब आप जो अपने जो V1 और V2 Vx था, इन वोल्टेज को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपने सर्किट डायग्राम को फिर से उठाते हैं। नाउ फिर से मैं अपने सर्किट डायग्राम को उठा रहा हूं। अपने सर्किट डायग्राम को आप फिर से उठा रहे हैं। चलिए, चलिए चलिए, अब आपको जो है वोल्टेज कैलकुलेट करने थे, तो चलिए मैं वोल्टेज मार्क कर देता हूँ, इस फिगर को थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे आपके पास I1 और I2 आ गए। दिस इज आपका इस 4 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना था, और इस 2 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना था। पहले मेश करंट लिख लेते हैं बेटा। I1 की बेटा वैल्यू कितनी आई है, I1 की वैल्यू अभी आपने निकाली है। I1 की वैल्यू आ रही है 5/14। कितनी आ रही है बेटा, 5/14 एम्पियर। और बेटा I2 की वैल्यू आ रही है 15/14 एम्पियर। ठीक है, I1 और I2 आ गए थे। आपको इस 4 ओम के रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज था, उस वोल्टेज को आपने रिप्रेजेंट किया था V1 से, और पोलैरिटी दी थी, ये वोल्टेज V1 था। और इस 2 ओम के रजिस्टर के क्रॉस, इस 2 ओम के रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज था वो क्या था, Vx। पोलैरिटी आपको दी थी, ये वोल्टेज था Vx। इसी वोल्टेज को आपको क्या करना था, निकालना था। इस 4 ओम के रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज दैट इज V1 दिया था, इसको निकालना है। और इस 2 ओम के रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या था, दैट इज नथिंग बट द Vx, इसको निकालना है। तो चलो दोनों को निकालने की कोशिश करते हैं। पहले बेटा मैं इस Vx वोल्टेज को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखेंगे Vx क्या है बेटा, इस 2 ओम के रजिस्टर का वोल्टेज। और रजिस्टर के वोल्टेज को लिखने के लिए दो चीजें मालूम होने चाहिए, एक तो रजिस्टर का रजिस्टेंस और दूसरा रजिस्टर का करंट। रजिस्टर का रेजिस्टेंस मालूम है, रजिस्टर का करंट मालूम है, तो ये वोल्टेज Vx आ जाएगा। तो Vx की वैल्यू तो डायरेक्टली आपको दिख रही होगी। जो Vx है वो आपका रजिस्टर का वोल्टेज है। और रजिस्टर का वोल्टेज क्या होगा, रजिस्टर का रेजिस्टेंस इनटू रजिस्टर का करंट। रजिस्टर का करंट है I2, और रजिस्टर से का रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 2 ओम। I2 की वैल्यू अभी आपने निकाली है। I2 वैल्यू कितनी निकाली बेटा, 15/14। तो दिस इज नथिंग बट द 15/14 इंटू 2। 2 से डिवाइड कर देंगे तो Vx की वैल्यू आ रही है बेटा 15/7 वोल्ट। Vx आ रहा है आपका 15/7 वोल्ट। मेन आपको दिक्कत थोड़ी सी आएगी दैट इज V1 निकालने में, लेकिन कल मैंने आपको तरीका बताया था V1 निकालने का। ठीक है,
रितु जी Vx वैल्यू 15/7 आपकी बिल्कुल सही आ रही है सर। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रखे बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रखेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, उससे कोई अंतर थोड़ा आएगा, ठीक है। हमेशा जरूरी थोड़ा इक्वेशन नंबर 2 पे ही रखें, ठीक है, 1 पे भी रखेंगे तो सेम ही चीज आएगी। चलिए V1 निकालना है। V1 क्या है बेटा, इस रजिस्टर का वोल्टेज। अब आप देखेंगे इस रजिस्टर के वोल्टेज, V1 क्या है बेटा, इस 4 ओम के रजिस्टर का वोल्टेज। रजिस्टर का वोल्टेज निकालने के लिए दो चीज मालूम होनी चाहिए, एक तो रजिस्टर का रेजिस्टेंस और दूसरा रजिस्टर का करंट। रजिस्टर का करंट इस ब्रांच का करंट होगा। इस ब्रांच में आपको दो करंट दिख रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में I1 माइनस I2 करंट है, और बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में कितना करंट है, I2 माइनस I1। अब कौन सा करंट लेंगे, इस V1 वोल्टेज को निकालने के लिए कौन सा करंट लेना है, यह हमें देखना है। तो आप देखेंगे V1 की पोलैरिटी आपको दी है, बिल्कुल V1 की पोलैरिटी दी। V1 की पोलैरिटी में ऊपर की साइड आपका प्लस है और नीचे की साइड माइनस है। V1 की पोलैरिटी को देखते हुए इस V1 को निकालने के लिए जो हमें करंट की डायरेक्शन चाहिए इस ब्रांच को निकाल सकते हैं। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो इस V1 वोल्टेज को निकालने के लिए जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी बेटा, डाउनवर्ड। इस पोलैरिटी की वजह से करंट कैसे फ्लो करेगा, डाउनवर्ड। अगर ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा तो इस वोल्टेज को निकालने के लिए आपको करंट कहां फ्लो करेगा, डाउनवर्ड। तो इस ब्रांच में डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट लेना। डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट कितना होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट होगा इस ब्रांच में I1 माइनस I2। तो अगर आप V1 वोल्टेज को निकाल रहे हैं तो इस ब्रांच में करंट होगा I1 माइनस I2, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट इनटू रेजिस्टेंस। बस आपका क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। तो V1 वोल्टेज जो होगा, V1 वोल्टेज कितना होगा, V1 वोल्टेज निकालने के लिए इस ब्रांच में डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट चाहिए, कितना होगा I1 माइनस I2 करंट इनटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है 4। I1 और I2 की वैल्यू निकालिए। I1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 5/14। I2 वैल्यू कितनी आ रही है, 15/14 इंटू 4। जब निकालेंगे तो आएगा -10/14 इंटू 4। 2 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, यहाँ 2 आएगा और यहाँ पर 7 आएगा। तो V1 की बेटा वैल्यू जो है वो आ जाएगी बेटा -20/7 वोल्ट। V1 की वैल्यू आ जाएगी -20/7 वोल्ट, ठीक है, -20/7 वोल्ट। आपको किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत है क्वेश्चन में, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है? राजरानी बेटा आपका आंसर गलत थे, राजरानी बेटा आपके आंसर गलत थे। आपको मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, नोट कर सकते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं थोड़ी सी अब नंबर ऑफ मेस को बढ़ाने वाला हूं। जैसे जैसे नंबर ऑफ मेस बढ़ती जाएंगे आपके अननोन बढ़ते जाएंगे, अननोन बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ इक्वेशंस भी क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपका बढ़ रहे हैं। चलिए, हो गया, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अच्छा, मेश करंट आ गए तो किसी भी ब्रांच में करंट वोल्टेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपको जो है हमेशा वोल्टेज ही पूछा जाए, करंट भी पूछा जाए तो आप करंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, आकाश सुनकर बिल्कुल सही, आपका -20/7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। वोल्टेजेस कर दीजिए, एक से ज्यादा वोल्टेज निकाल लेते हैं, that is V1 and V2. Find the value of voltage V1 and V2 in the given circuit, in the given circuit by using the mesh analysis method. Mesh analysis method. आपको mesh analysis method की हेल्प से आपको एक सर्किट में वोल्टेज V1 और V2 निकालना है। आपको अपने क्वेश्चन में एक सर्किट डायग्राम दिया होगा, उस सर्किट डायग्राम में कौन सा मेथड लगाना है, मेश एनालिसिस मेथड को लगा के आपको क्या करना है, अपने वोल्टेज V1 और V2 की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब मैं सर्किट डायग्राम बेटा आपका बना रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सर्किट डायग्राम जो आपका बना रहा हूं।
that is nothing but given like this. आपके पास इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपके पास एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। उस 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स के साथ श्रेणी क्रम पे आपके पास एक 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। यहां पर आपके पास एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। दिस इज 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। इस 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स के साथ श्रेणी क्रम पे 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एक दूसरी ब्रांच है और उस दूसरी ब्रांच में आपके पास फिर से एक 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। कितने ओम का प्रतिरोध लगा बेटा? 1 ओम का। बेटा मैं डाटा बिल्कुल सिंपल सा ले रहा हूँ, रैंडम डाटा है। फिर आप आगे चलेंगे, आपके पास इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एक तीसरी ब्रांच है और उस तीसरी ब्रांच में आपके पास अगेन 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। कितने ओम का प्रतिरोध लगा है? 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपके पास फिर से आगे चलेंगे तो फिर यहाँ पर एक चौथी ब्रांच है और इस चौथी ब्रांच में भी आपके पास एक 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। कितने ओम का प्रतिरोध लगा बेटा? 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। फिर आप आगे चलेंगे इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में तो फिर आपके पास एक 1 ओम का प्रतिरोध लगा है और इस 1 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम पे 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा। कितने वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा बेटा? 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। जैसे 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। और बेटा इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में ये जो आपके पास 1 ओम का प्रतिरोध है, इस 1 ओम के प्रतिरोध के क्रॉस वोल्टेज है V1 और बेटा यहाँ पर इस 1 ओम के प्रतिरोध के क्रॉस वोल्टेज है V2। ठीक है, आपको इस V1 और V2 की वैल्यू क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। लेकिन किस मेथड से कैलकुलेट करनी है? मेश एनालिसिस मेथड से आप इन वोल्टेज को क्या करना चाहते हैं? कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। इस बार आप देखेंगे कि इस V1 और V2 को तो आप बाद में निकालेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपकी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में 3 मेश हैं और एक बार अगर आपको इन तीनों मेश के मेश करंट कैलकुलेट हो जाएंगे, उसके बाद आप इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज निकाल सकते हैं और V1 और V2 की वैल्यू उसके बाद आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जितनी भी मेश होंगी, 3 मेश हैं, तीनों मेश के क्या कैलकुलेट करूंगा? आपके मेश करंट को कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो जरा कैलकुलेट करके बताएं मुझे आपका कितना आ रहा है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं और बेटा सारे स्टूडेंट्स अपने वीडियोज को बेटा ओपन कर लें। मुझे रोज रोज ना बोलना पड़े, जब भी आप क्लास करें नेटवर्क की क्लास में वीडियो आपके ओपन रहे। हाँ बेटा सर्वेंद्र कुमार, आपका वीडियो ओपन नहीं है या तो मैं आपको क्लास से आउट कर दूंगा। आपको रोज मुझे बताना पड़ता है, आपका वीडियो हमेशा बंद रहता है। रितु जी, मीनाक्षी वीडियो ओपन करें, मुझे दिखने चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आकाश वीडियो को ओपन करें। आकाश सोनी, हाँ वीडियो को ओपन करें और मुझे पढ़ते हुए सभी लोग दिखे। उमेश चंद्र, उमेश चंद्र वीडियो को ओपन करें। रेडमी, ये बेटा नाम से आए रेडमी, वीडियो को ओपन करें। रेडमी बेटा आप जो है, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगर आप नहीं ओपन कर रहे हैं तो आई कैन बी रिमूव फ्रॉम द मीटिंग। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप वीडियो ओपन नहीं कर रहे तो मैं आपको मीटिंग से हटा देता हूं। नाउ रेडमी आई कैन बी रिमूव फ्रॉम द मीटिंग। रेडमी जी आई कैन बी रिमूव फ्रॉम द मीटिंग। हाँ बच गए आप, नहीं तो मैं आपको रिमूव करने वाला था। चलिए, हाँ क्वेश्चन करते हुए दिखे बेटा मुझे आप लोग, आपके पास क्वेश्चन है? क्वेश्चन आप लोग करते हुए दिखे मुझे सभी लोग। किसी का कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। रेडमी आपका कैमरा फिर से ऑफ हो गया। कैमरा मुझे ओपन दिखे बेटा और आप मुझे पढ़ते हुए दिखे स्क्रीन में।
रेडमी जी कैमरा अब आपका ओपन हो जाना चाहिए, मैंने आपको वेटिंग रूम में डाल दिया था, इस बार मैं आपको हटा दूंगा। चलिए आप कैमरा ओपन नहीं कर रहे हैं तो नाउ आई कैन बी रिमूव। चलिए, किसी का बेटा आंसर आया? किसी का आंसर आया क्या बेटा? चलिए ट्राई करिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, राज रानी जी आपका आंसर आ गया। चलिए ठीक है बेटा, जो है अभी ट्राई करते हैं हम लोग, देखते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा राज रानी। और बेटा किसी का? और किसी स्टूडेंट का बेटा? अब आप देखेंगे कि अगर आंसर आ गया तो मतलब आपकी स्पीड कम है बेटा, आपको कंपटीशन में अपनी स्पीड को फास्ट रखना है। कंपटीशन में आपको अपनी स्पीड को फास्ट रखना है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन देते ही केवल 2 मिनट से ज्यादा आपको क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए, तभी आप अपने कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फाइट कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट आने के बाद अगर आपको क्वेश्चन में करने में टाइम लग रहा है तो आपको दिक्कत होने वाली है। कॉन्सेप्ट आने के बाद केवल 2 मिनट का टाइम लगना चाहिए। चलिए, हाँ तो इमरान जी ने आंसर दे दिए कि I1 की वैल्यू आ रही है 5, I2 की वैल्यू आ रही है 5/3 और I3 की वैल्यू आ रही है 23/6। ठीक है, राजरानी जी बोल रही है I1 की वैल्यू आ रही है 9। दो स्टूडेंट है, दोनों की अलग अलग वैल्यू आ रही है, मतलब किसी न किसी एक का तो आंसर गलत है। चलिए ट्राई करते हैं अब हम लोग। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मैं आपके जो है जो V1 और V2 वोल्टेज है, इन दोनों वोल्टेज को तो बेटा बाद में कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले मैं इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में देखूंगा कितनी मेश है, जितनी भी मेश होंगी मैं उतने ही मेश करंट क्या करूंगा, कंसीडर करूंगा। तो आपको दिख रहा होगा कि आपके इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में 3 मेश हैं, तीनों मेश में आप क्या करने वाले हैं, मेश करंट को कंसीडर करने वाले। और तीनों मेश में जब आप मेश करंट कंसीडर करेंगे तो किस डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे, क्लॉकवाइज। तो पहली मेश में मैंने मेश करंट कंसीडर किया, दैट इज I1। दूसरी मेश में मेश करंट कंसीडर किया, दैट इज I2। और तीसरी मेश में मेश करंट कंसीडर किया, दैट इज नथिंग बट द I3। तीनों मेश में मैंने मेश करंट कंसीडर कर लिया, और किस डायरेक्शन में कंसीडर किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर किया। मेश करंट कंसीडर करने के बाद सर्किट में जितने भी रजिस्टर होंगे, हर एक रजिस्टर में आप करंट लिखेंगे और वोल्टेज की पोलैरिटी को मार्क करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखेंगे ये जो आपका 1 ओम का प्रतिरोध है वो केवल और केवल मेश 1 से एसोसिएटेड है। तो मेश 1 की वजह से आपका इस 1 ओम के प्रतिरोध में कितना मेश करंट फ्लो करेगा, आपका I1 मेश करंट फ्लो करेगा। मेश 1 के मेश करंट की वजह से आपके इस 1 ओम के प्रतिरोध में कितना मेश करंट फ्लो करेगा, I1। पोलैरिटी कैसी आएगी बेटा, प्लस माइनस। ठीक है, चलो इस रजिस्टर के बारे में बात करते हैं। ये जो रजिस्टर है वो आपका मेश 1 और मेश 2 दोनों से एसोसिएटेड है। अगर ये आपका जो है रजिस्टर दोनों मेश से एसोसिएटेड है तो इस प्रतिरोध में मेश 1 के मेश करंट की वजह से I1 मेश करंट फ्लो करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और मेश 2 के मेश करंट की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में I2 मेश करंट फ्लो करने वाला है। ठीक है, तो बना रहा हूं बेटा, मेश 1 के मेश करंट की वजह से इस प्रतिरोध में
आपका I1 में करंट फ्लो करेगा किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पोलैरिटी आएगी बेटा प्लस माइनस, ठीक है। और मेश 2 के मेश करंट की वजह से, मेश 2 के मेश करंट की वजह से इस 1 ओम के प्रतिरोध में आपका कितना मेश करंट फ्लो करेगा, I2 मेश करंट फ्लो करेगा किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, और I2 की वजह से पोलैरिटी आएगी प्लस माइनस, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ये जो 1 ओम का प्रतिरोध है, ये जो 1 ओम का प्रतिरोध है, ये वाला प्रतिरोध केवल और केवल मेश 2 से एसोसिएटेड है। मेश 2 के से अगर एसोसिएटेड है तो मेश 2 की वजह से इस 1 ओम के प्रतिरोध वाली ब्रांच में कितना मेश करंट फ्लो करेगा, I2 मेश करंट फ्लो करेगा, और इसकी वजह से पोलैरिटी आएगी प्लस माइनस। अब हम लोग आगे चलते हैं, ये जो आपका 1 ओम का प्रतिरोध है, ये 1 ओम का प्रतिरोध मेश 2 से भी एसोसिएटेड है और मेश 3 से भी एसोसिएटेड है। तो इस 1 ओम के प्रतिरोध में मेश 2 की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना मेश करंट आएगा, I2, और मेश 3 की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में कितना मेश करंट आएगा, दैट इज I3 आएगा, ठीक है। वेरी गुड बेटा रितु, वेरी गुड, आप लोग अच्छा आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो आपके पास 1 ओम का प्रतिरोध है, ये आपका जो 1 ओम का प्रतिरोध है, ये जो 1 ओम का प्रतिरोध है, ये आपका मेश 2 से भी एसोसिएटेड है और मेश 3 से भी एसोसिएटेड है। तो मेश 2 के मेश करंट की वजह से इस 1 ओम के प्रतिरोध में डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना मेश करंट आएगा, I2। कितना मेश करंट आएगा, I2। बेटा इसकी कलर मैंने अलग ले लिया, कलर मैंने थोड़ा सा पर्पल लेना था, ठीक है, पर्पल से मैं I2 कलर बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे मेश 2 के मेश करंट की वजह से इस 1 ओम के प्रतिरोध में, इस 1 ओम के प्रतिरोध में कितना मेश करंट फ्लो करेगा बेटा, दैट इज I2। डाउनवर्ड डायरेक्शन में I2 मेश करंट फ्लो करेगा। I2 मेश करंट की वजह से पोलैरिटी कैसी आएगी, प्लस माइनस, क्योंकि आपका ये जो प्रतिरोध है 1 ओम का प्रतिरोध मेश 3 से भी एसोसिएटेड है। तो मेश 3 के मेश करंट की वजह से इस 1 ओम के प्रतिरोध में अपवर्ड डायरेक्शन में कितना मेश करंट आएगा, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन में I3 मेश करंट फ्लो करेगा, पोलैरिटी आएगी प्लस एंड माइनस। अब आपका जो 1 ओम का प्रतिरोध है, ये आपका मेश 3 से एसोसिएटेड है। अगर मेश 3 से एसोसिएटेड है तो इस 1 ओम के प्रतिरोध में या फिर ब्रांच में मेश 3 के मेश करंट की वजह से कितना मेश करंट फ्लो करेगा, I3 मेश करंट फ्लो करेगा, और पोलैरिटी कैसी आएगी, प्लस माइनस, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपके सर्किट में जितने भी रजिस्टर थे, हर एक रजिस्टर में आपने क्या किया, हर एक रजिस्टर या फिर हर एक ब्रांच में मेश करंट लिख लिए और मेश करंट्स की वजह से पोलैरिटी को भी मार्क कर दिया। अब आप हर एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज लिख सकते हैं, तो केवीएल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मेश 1 के मेश करंट को निकालने के लिए मैं मेश 1 में क्या करने जा रहा हूं, केवीएल अप्लाई करने जा रहा हूं। मेश 1 के मेश करंट को निकालने के लिए जब आप मेश 1 में केवीएल इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो बेटा कौन सा करंट बड़ा मानेंगे, I1 करंट को बड़ा मानेंगे और I1 की पोलैरिटी को देखते हुए केवीएल इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है। तो बेटा मैं मेश 1 के मेश करंट को निकालने के जब मेश 1 में केवीएल इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो किसको बड़ा मानूंगा, I1 को बड़ा मानूंगा, और बेटा किसकी पोलैरिटी देखूंगा, I1 की पोलैरिटी देखिए कौन सा साइन मिल रहा है, प्लस साइन। तो नाउ लिख रहा हूं बेटा अप्लाई KVL इन मेश 1। मेश 1 में मैं केवीएल इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं। मेश 1 में जब आप केवीएल इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो I1 को बड़ा मानेंगे और I1 की पोलैरिटी देखते हुए केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। तो चलो मेश 1 में लगा रहा हूं, I1 को बड़ा मानूंगा, I1 की पोलैरिटी देखूंगा, कौन सा साइन मिलेगा, प्लस साइन। कितना वोल्टेज आएगा बेटा, दैट इज नथिंग बट द करंट इनटू रेजिस्टेंस, क्योंकि रजिस्टर का वोल्टेज है करंट इनटू रेजिस्टेंस। व्हाट इज द करंट, I1, करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर आप आगे चलेंगे, मेश 1 में चल रहा है तो I1 को बड़ा मानेंगे और I1 की पोलैरिटी देखेंगे। I1 की पोलैरिटी ये ब्लू का दैट इज येलो कलर से बने प्लस साइन, इसमें लिखना तो I1 बड़ा होगा और I2 छोटा होगा, कितना करंट आएगा, I1 माइनस I2 दैट इज करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस। व्हाट इज द रेजिस्टेंस, दैट इज 1। फिर आप आगे चलेंगे, जब आप आगे चलेंगे तो कौन सा साइन आपको पहले मिलेगा, दैट इज माइनस साइन। तो इस वोल्टेज को आप माइनस साइन के साथ लिख देंगे। और फिर आप आगे चलेंगे, मेश कंप्लीट, अलजेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए मेश और लूप कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाइड या फिर सिंपल करके लिख लेते हैं। तो कितना I1 आएगा बेटा, जब I1 की हम बात करेंगे तो एक I1 यहां से आएगा, एक I1 यहां से आएगा, तो दैट इज नथिंग बट द 2I1 minus 2I2 that is equal to 10।
दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपके पास तीन अननोन है, तीन अननोन को निकालने के लिए तीन इक्वेशन। पहली इक्वेशन मेष 1 में केवीएल अप्लाई करेंगे, दूसरा मेष 2 में केवीएल अप्लाई करेंगे और तीसरा मेष 3 में केवीएल इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मेष 2 के मेष करंट को निकालने के लिए आप मेष 2 में केवीएल इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मेष 2 में मैं केवीएल इक्वेशन अप्लाई करूं तो यहां से चलूंगा। ठीक है, तो चलिए अप्लाई KVL इन मेष 2। मेष 2 में मैं KVL इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ, KVL अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैं मेष 2 के मेष करंट को निकालने के लिए मेष 2 में KVL इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो कौन से करंट को बड़ा मानूंगा बेटा? मेष 2 के मेष करंट को बड़ा मानूंगा। दैट इज नथिंग बट I2 को हमेशा बड़ा मानूंगा और I1 I2 को बड़ा मानूंगा। और I2 की पोलैरिटी देखिए बेटा, पर्पल कलर से लिखिए। I2 की पोलैरिटी पर्पल कलर से, इस पर्पल कलर की पोलैरिटी को देखते हुए केवीएल इक्वेशन लिख डालेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। मेष 2 के मेष करंट को निकालने की जब केवीएल इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो I2 को बड़ा मानूंगा। यहां से चल रहा हूँ, I2 को मैं बड़ा मानूंगा और I2 की पोलैरिटी जो कि पर्पल कलर से, कौन सा साइन मिलेगा? प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को किस साइन पे रखेंगे? प्लस साइन। कितना वोल्टेज होगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट इज I2, रेजिस्टेंस इज 1। फिर आप आगे चलेंगे, मेष 2 में चल रहा है तो I2 को बड़ा मानेंगे और I2 की पोलैरिटी पर्पल कलर से बनी है, दैट इज प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को प्लस साइन साथ है, कितना वोल्टेज होगा बेटा? दैट इज करंट। करंट कितना होगा बेटा? I2 माइनस I3, दैट इज करंट इज I2 माइनस I3, क्योंकि I2 बड़ा है। करंट I2 माइनस I3। मेष 2 में चल रहे हैं तो मेष 2 के करंट को बड़ा मानेंगे, करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर आप आगे चलेंगे, क्योंकि मेष 2 में चल रहे हैं तो मैं I2 को बड़ा मानूंगा और I2 की पोलैरिटी देखूंगा, कौन सा साइन मिलेगा? प्लस साइन। ठीक है, और बेटा कितना वोल्टेज होगा? दैट इज करंट। करंट कितना होगा? I2 माइनस I1, दैट इज मेष 2 में चले तो I2 बड़ा होगा। करंट I2 माइनस I1, करंट इनटू रेजिस्टेंस। और बेटा जहां से चले थे क्या वहीं पहुंच गए? बिल्कुल, मेष कंप्लीट। अलजेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए मेष और लूप कितना हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिख देते हैं तो I1 की वैल्यू देखते हैं कितना I1 आएगा। तो बेटा यहां से केवल एक ही I1 आएगा, तो दैट इज इक्वल टू माइनस I1। कितना I2 आएगा? एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा और एक यहां से आएगा, तो कितना I2 आएगा बेटा? प्लस के 3I2। और बेटा कितना I3 आएगा? केवल यहां से एक I3 आएगा, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस I3। दिस इज माइनस I3, दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इस केवीएल इक्वेशन को बनाने में किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी, इस केवीएल इक्वेशन को भी बनाने में किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। आपके पास तीन अननोन है, तीन इक्वेशन चाहिए। अभी कितनी इक्वेशन आई है बेटा? 2 इक्वेशन आई है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? तीसरी इक्वेशन को बनाने के लिए आप तीसरी मेष में केवीएल इक्वेशन अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, नाउ अप्लाई द केवीएल इन मेष 3। मेष 3 में मैं केवीएल इक्वेशन अप्लाई करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो नाउ मेरे पास सर्किट डायग्राम नहीं, तो मैं सर्किट डायग्राम को कट कर लेता हूँ और वहां पर लेके जाता हूँ, जिससे कि आपको इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। यहां तक जब मैं वेट कर रहा हूं, यहां तक लिख लीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। यहां तक लिख लीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। चलिए मेरे ख्याल से आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। मेष 3 में केवीएल इक्वेशन अप्लाई करें, तो नाउ आई कैन बी अप्लाई KVL इन मेष 3। मेष 3 में मैं KVL इक्वेशन अप्लाई करने जा रहा हूं। जब मैं मेष 3 के मेष करंट को निकालने के लिए KVL इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो कौन से करंट को बड़ा मानूंगा? I3 को बड़ा मानूंगा। I3 की, और I3 को बड़ा मानूंगा और I3 की पोलैरिटी मैंने ग्रीन कलर से बना रखी। इसी पोलैरिटी को देखते हुए मैं KVL इक्वेशन लिख डालूंगा। ठीक है, तो चलिए मेष 3 में मैं KVL इक्वेशन लिख रहा हूँ। जब मेष 3 में I3 को बड़ा मानूंगा, I3 की पोलैरिटी देखूंगा, I3 की पोलैरिटी देखूंगा, कौन साइन मिलेगा? प्लस साइन। कितना वोल्टेज होगा? दैट इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर आप आगे चलेंगे, कौन सा साइन पहले मिलेगा? प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को आप किस साइन के साथ देंगे? प्लस साइन। फिर आप आगे चलेंगे, मेष 3 में चल रहे हैं तो कौन सा करंट बड़ा होगा? I3 बड़ा होगा। I3 की पोलैरिटी देखूंगा, दैट इज प्लस साइन।
तो इस वोल्टेज को प्लस साइन का कितना बेटा करंट होगा, दैट करंट इज नथिंग बट द I3 माइनस I2, क्योंकि मेष 3 का करंट बड़ा होगा I3 माइनस I2, तो दैट इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। और बेटा जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, मैश कंप्लीट। अलजेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए मैश और लूप कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना I2 आएगा बेटा, माइनस के 1 I2 आएगा। कितना I3 आ जाएगा बेटा, 2 I3 आ जाएगा, और बेटा प्लस के 6 आ जाएगा। इस इक्वेशन को और थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे तो आएगा माइनस I2 प्लस के 2I3 दैट इज इक्वल टू माइनस के 6। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है। अब यहां से आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का काम खत्म हो जाता है, यहां से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का काम खत्म हो जाता है। ये तो प्योर मैथमेटिक्स है। आपके पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और एक इक्वेशन ये है। इन तीनों को सॉल्व करके आपको I1, I2 और I3 निकालना है। अब ये कक्षा 2 का क्वेश्चन है बेटा। अब ये तो आपको आना चाहिए, ये आपको इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, इंजीनियरिंग में आपको केवीएल और केसीएल पढ़ाया जाता है, जो कि इक्वेशन बनाने के लिए यूज किया है। अब इक्वेशन आने के बाद अब ये सॉल्व करना आपको आना चाहिए। इसमें गलती कर रहे हैं तो ये आपकी दिक्कत है। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं आगे, यहां तक पहले नोट कर लीजिए। नाउ यू कैन बी नोट डाउन, यहां तक आप लोग पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद हम तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना काफी इजी है, इतना कोई टफ टास्क नहीं है, क्योंकि इसके बाद मैं सबसे टफ क्वेश्चन कराने वाला हूं। उसी क्वेश्चन को बताने के लिए मैंने इतने सारे क्वेश्चन आपको करा डाले कि जिससे कि आप उस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाए। स्टेप बाय स्टेप डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल जो बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, एकदम से मैं आपको क्वेश्चन दे देता तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाते, आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते। ठीक है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा रहे हैं। चलिए पहली इक्वेशन लिख देता हूं बेटा। पहली इक्वेशन ये लिखी हुई है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 2I1 minus I2 that is equal to 10. This is the equation number 1. इक्वेशन नंबर 2 भी आपके पास लिखी है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है बेटा, माइनस के I1 प्लस के 3I2 माइनस के I3 दैट इज इक्वल टू 0। और तीसरी इक्वेशन ये आपके पास लिखी है। नाउ दिस इज द थर्ड इक्वेशन, माइनस I2 प्लस 2I3 दैट इज इक्वल टू माइनस 6। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों इक्वेशन को आपस में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहली इक्वेशन आपको दिख रही होगी, I1 और I2 के बीच में एक इक्वेशन है। यहां पर मैं क्या करूंगा, I3 की वैल्यू निकाल के यहां पर रख दूंगा I2 के टर्म में। तो I1 I2 है, I3 की वैल्यू I2 के टर्म में रख दो। एक इक्वेशन I1 और I2 के टर्म में और आ जाएगी, फिर दोनों को सॉल्व करके आप I1 और I2 क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आपकी I3 की वैल्यू निकालते हैं। यहां से मैं आपकी किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ बेटा, I3 की वैल्यू निकाल रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहां से I3 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो आ जाएगा 2I3 दैट इज इक्वल टू I2 माइनस 6। तो यहां से I3 की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, I2 के टर्म में I3 की वैल्यू आ जाएगी I2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। I3 की वैल्यू आ जाएगी I2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। इस I3 की वैल्यू को, इस I3 की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में रखने वाला हूं। इस I3 की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 पे रखूंगा। जब मैं I3 की वैल्यू I2 के टर्म में रख दूंगा तो यहाँ पर I1 I2 है, और यहाँ भी I3 पे जो I2 के टर्म, तो एक इक्वेशन I1 और I2 के फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। अब I3 की वैल्यू जब रखूंगा तो इक्वेशन आपकी ये बनेगी। नाउ इक्वेशन को देखिएगा, जो इक्वेशन बनेगी दैट इज माइनस के I1 प्लस के 3I2 माइनस। अब ये कोई भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं अपना तरीका यूज कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। I3 की वैल्यू रख दी I2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो आएगा माइनस के 2I1 प्लस के 6I2 माइनस के I2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। दो क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 हो गया। यहां से आ जाएगा बेटा दैट इज माइनस के 2I1 माइनस के, दैट इज यहां पर माइनस के 2I1 प्लस के 5I2
प्लस के 6 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस के 2i1 प्लस के 5i2 दैट इज इक्वल टू माइनस के 6। i1 और i2 के बीच में एक इक्वेशन ये है बेटा, i1 और i2 के बीच में एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन आपके पास ये है। इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके आप i1 और i2 क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग अपने आगे के कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। यहां तक नोट कर लीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक पहले आप चीजें नोट कर लें। चलिए, मेरे ख्याल से नोट हो गया होगा, मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहली इक्वेशन आपकी i1 i2 के बीच में ये है, इस इक्वेशन को लिख लेता हूं, और दूसरी इक्वेशन है i1 और i2 के बीच में, इस इक्वेशन को लिख लेता हूं। नाउ दिस इज 2i1 माइनस i2 दैट इज इक्वल टू 10। ये आपकी पहली इक्वेशन थी। और दूसरी इक्वेशन है i1 और i2 के फॉर्म में, माइनस के 2i1 प्लस के 5i2 दैट इज इक्वल टू माइनस 6। आप देखेंगे अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो i1 कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो i1 कैंसिल आउट हो जाएगा और i2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। दोनों को ऐड करेंगे तो कट जाएगा। नाउ दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 4i2 दैट इज इक्वल टू 4। तो यहां से आपकी बेटा i2 की वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू 4/4 दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। i2 की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। और मेरे ख्याल से कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसका आंसर आपका मेश करंट की अगर वैल्यू पूछी जाए तो किसी का भी आपका 1 एम्पियर नहीं आया, सबका गलत आया है, सबका आंसर गलत आया है बेटा। क्या मैंने कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक किया है क्या? नहीं किया है। तो फिर आपका किसी भी स्टूडेंट का आंसर मैच नहीं कर रहा। यही चीज है, देखिए कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। कॉन्सेप्ट बताने के बाद अगर आप इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पा रहे तो ये आपकी फॉल्ट है, ये आपके टीचर की फॉल्ट नहीं है या फिर इंस्टीट्यूट की फॉल्ट नहीं है। आप अपने कैलकुलेशंस को सुधारिए। एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए i1 आ गया। i1 की वैल्यू आने के बाद इस i1 की वैल्यू i2 की वैल्यू आ गई। i2 वैल्यू आने के बाद किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो i1 आ जाएगा। तो चलिए, मैं आपकी यहां से i2 की वैल्यू उठा रहा हूं और इस इक्वेशन में रख रहा हूं। i2 वैल्यू उठा के यहाँ पर रख रहा हूं, और i2 वैल्यू उठा के जब यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से आपके पास i1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2i1 माइनस i2 की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1 दैट इज इक्वल टू 10। यहां से आप 2i1 की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 1 दैट इज नथिंग बट द 11। और यहां से आप i1 की वैल्यू निकाल लेंगे, आ जाएगा 11/2। 11/2 होगा 5.5 एम्पियर। i1 की वैल्यू आ गई दैट इज 5.5 एम्पियर। ठीक है, अब i3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप देखेंगे ऊपर एक रिलेशन आपने निकाला था। सर हमारा बिल्कुल सेम सोल्यूशन किया है, बस आंसर नहीं बताए थे। ओके, वेरी गुड। अगर शिवेंद्र आपका आंसर मैच कर रहा था तो आपने काफी अच्छा जो है एफर्ट किया, वेरी गुड। आंसर नहीं बताया तो बेटा आंसर आपको बताना चाहिए। आंसर नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे सपना थोड़ा होगा कि आपका आंसर सही आ रहा है। ऑनलाइन में रिप्लाई करना बहुत जरूरी है। टीचर के साथ आप रिस्पॉन्स करेंगे तभी टीचर को समझ में आएगा कि आपको कितना आ रहा है। अब देखो i1 i2 आ गया, i3 की वैल्यू निकालनी है तो i3 की वैल्यू आप देखेंगे यहां से निकाल सकते हो। मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं आपको एक रिलेशन दिखाने के लिए। आप देखेंगे आपने i3 और i2 के बीच में रिलेशन निकाल रखा है। ऊपर देखिए i3 और i2 के बीच में ये रिलेशन निकाल रखा है। क्योंकि i2 की वैल्यू आ गई, इस i2 की वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा तो i3 की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी।
इस I2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर इस रिलेशन में रख दूंगा तो यहाँ से I3 की वैल्यू डायरेक्ट आपके पास आ जाएगी। तो इसी रिलेशन को मैं यूज कर लेता हूँ, किसी और इक्वेशन को यूज नहीं करता हूँ। ठीक है, ये रिलेशन इस इक्वेशन से है, तो यहाँ से भी आप चीजें निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा है। इस रिलेशन से ही मैंने ये रिलेशन निकाला है। ठीक है, इस इक्वेशन से चाहे यहाँ रख दो, I2 की वैल्यू आप यहाँ रख दो तो I3 आ जाएगा, या फिर इस रिलेशन को यूज कर लो, बात क्या है, सेम है। तो मैं इस रिलेशन को यूज कर लेता हूँ क्योंकि डायरेक्ट आपके पास रिलेशन दिया हुआ है। तो रिलेशन है I3 इक्वल टू है I2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। नाउ आई कैन यूज द रिलेशन। I3 की वैल्यू कितनी थी बेटा, दैट इज I3 की वैल्यू थी I2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। चेक कर लेते हैं क्या यही रिलेशन था, बिल्कुल I2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, और यहां से हम लोग I2 की वैल्यू यहां पर रख रहे हैं। नाउ आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ I2, तो I3 की वैल्यू डायरेक्ट आपके पास आ जाएगी। दिस इज I3 की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 1 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। कितना आ जाएगा बेटा, -5/2। -5/2 का मतलब -2.5 एम्पीयर। ठीक है, पॉइंट में निकालिए चाहे निकालिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं हमेशा फ्रैक्शन वाली वैल्यू यूज करता हूँ, फ्रैक्शन वाली वैल्यू यूज करता हूँ, ये वाली। ठीक है, उससे एलसीएम लेने में आसानी हो जाती है। ठीक है, आप पॉइंट वाली वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार अगर आपके तीनों के तीनों मेश करंट आ गए, उसके बाद आप किसी भी ब्रांच में करंट निकाल सकते हैं। चलो मैं मेश करंट बता देता हूँ, इतना नोट कर लीजिए पहले, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन देने वाला हूं, तैयार रहे। इसके बाद मैं आपको एक डिफिकल्ट क्वेश्चन देने वाला हूं। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से, नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने। चलिए, तो I1 I2 I3 की वैल्यू रख देते हैं। I1 मेश करंट आपने निकाला है। I1 मेश करंट बेटा कितना आ रहा है, I1 मेश करंट आ रहा है आपका 11/2। आप पॉइंट वाली वैल्यू भी ले सकते हैं, 11/2। I2 की बेटा वैल्यू आ रही है 1 एम्पियर, दिस इज, और बेटा I3 की वैल्यू आ रही है -5/2। I3 की वैल्यू आ रही है -5/2, -5/2 एम्पियर। ठीक है, अब आप अपने किसी भी एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज और करंट निकाल सकते हैं। कहां कहां वोल्टेज और करंट निकालना था, एक तो बेटा इस 1 ओम के प्रतिरोध के क्रॉस वोल्टेज निकालना था। मिटा रहा हूं मैं इसको कि आपको सही से दिखे। इस 1 ओम के प्रतिरोध के अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना था, और बेटा एक तो इस 1 ओम के प्रतिरोध के क्रॉस वोल्टेज निकालना। थोड़ा सा साफ कर देते हैं आपका, दिस इज नथिंग बट द 1 ओम का प्रतिरोध। आप देखेंगे इस 1 ओम के प्रतिरोध के क्रॉस जो वोल्टेज था वो V1 था, और इस 1 ओम के प्रतिरोध के क्रॉस वोल्टेज V2 था। इसी V1 और V2 की वैल्यू आपको क्या करना था, कैलकुलेट। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे कि आपको चीजें क्लियरली दिखें। इस 1 ओम के प्रतिरोध के क्रॉस वोल्टेज था V1, और इस 1 ओम के प्रतिरोध के क्रॉस वोल्टेज था V2। इन्हीं वोल्टेज को निकालना था। देख भी लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि यही वोल्टेज निकालने। आप देखेंगे, दिख रहा होगा, इस 1 ओम के रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज V1 था, इस 1 ओम के रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज V2 था। इन्हीं वोल्टेज को आप क्या करना चाहते थे, निकालना चाहते थे। ठीक है, तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। अब इन वोल्टेज को तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, अब इनको कैसे निकालेंगे। पहले तो सिंपल वाले को निकालेंगे ना, ये फिगर है हमारा, दिस इज द फिगर। अब आप देखेंगे, पहले मैं इस 1 ओम के प्रतिरोध के वोल्टेज को निकालता हूं। V1 क्या है, 1 ओम के प्रतिरोध का वोल्टेज, और प्रतिरोध का वोल्टेज क्या होता है बेटा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो जो V1 की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, I2 into 1। V1 is nothing but the voltage across 1 ohm resistor, और रजिस्टर का वोल्टेज क्या होता है, रजिस्टर का करंट इनटू रेजिस्टेंस। What is the current flowing through the resistor, that is I2, and what is the resistance, 1। तो V1 की वैल्यू तो तुरंत दिख जाएगी, V1 इक्वल टू हो जाएगा I2 into 1। V1 की वैल्यू हो जाएगी I2 into 1। ठीक है, तो निकालता हूं बेटा V1 की जो वैल्यू है, या फिर इस फिगर को यहीं नीचे की साइड में आपको ले लेता हूं जिससे कि आपको चीजें दिखे। ठीक है,
चलो मैं इस फिगर को यहीं से कट कर देता हूं और आपके पास इसको बना देता हूं जिससे कि आप चीजें आसानी से देख सकें, क्योंकि चीजें दिखेंगी तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा बट चीजें मैं आपको प्रॉपरली सिखा दूंगा, ठीक है। चीजें आपको सीखना है, ठीक है। नाउ इस फिगर को हम लोग अपना नीचे की तरफ लेकर चल रहे हैं। चलो अब इस फिगर को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं कि जिससे इसी जगह पे मैं आपको चीजें समझा सकूं, ठीक है। तो नाउ आपका जो V1 होगा, V1 is nothing but the voltage across, V1 is nothing but the voltage across 1 ohm resistor। रजिस्टर का वोल्टेज क्या होगा? करंट into resistance, that is what is the current flowing to the resistor I2 and what is the resistance is I1। और आपने I1 की वैल्यू अभी अभी देखो निकाल, I2 की वैल्यू आपने निकाली, I2 वैल्यू कितनी है 1, दैट इज I2 की वैल्यू 1 है, दैट इज 1। तो आपका V1 की वैल्यू आ जाएगी 1 वोल्ट, V1 की वैल्यू आ जाएगी 1 वोल्ट। अब आपको कौन सा वोल्टेज निकालना है? V2 निकालना है। आपको कौन सा वोल्टेज निकालना है? V2। V2 क्या है बेटा? इस रजिस्टर का वोल्टेज है। रजिस्टर का वोल्टेज क्या होता है? रजिस्टर का रेजिस्टेंस और रजिस्टर का करंट। और रजिस्टर का करंट इस ब्रांच का करंट होगा। अब इस ब्रांच में दो करंट फ्लो कर रहे हैं, एक तो बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना करंट I1 माइनस I2 और एक अपवर्ड डायरेक्शन में दैट इज I2 माइनस I1। कौन सा करंट लेंगे ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये करंट है आपका I1, ठीक है। V2 को निकालने के लिए, V2 को निकालने की आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट चाहिए इस ब्रांच में कि अपवर्ड डायरेक्शन में, वो हमें देखना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ जिससे कि आपको चीजें और अच्छे से क्लियरली विजिबल हो पाए। चलिए तो आप देखेंगे आपको V2 निकालना है और V2 इस रजिस्टर का वोल्टेज। रजिस्टर के वोल्टेज को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रजिस्टर का वोल्टेज क्या होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट देखना पड़ेगा। डाउनवर्ड डैश, बिल्कुल बिल्कुल सही बोले, डाउनवर्ड डैश में। तो आप देखेंगे जब भी आपको इस वोल्टेज को निकालने के लिए इस ब्रांच में करंट देखना है डाउनवर्ड की अपवर्ड, तो आप वोल्टेज की पोलैरिटी देखो, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो करता है। तो आप देखेंगे इस वोल्टेज को निकालने के लिए करंट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो इस वोल्टेज की पोलैरिटी को निकालने के लिए आपको इस ब्रांच में किस डायरेक्शन में करंट लेना है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कितना करंट होगा बेटा? दैट इज I1 माइनस I2। इस ब्रांच में जो करंट होगा दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन में I1 माइनस I2। करंट आ गया I1 माइनस I2 इनटू रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 1। तो आपका वोल्टेज आ जाएगा। तो V2 की वैल्यू कितनी होगी? V2 की वैल्यू होगी करंट I1 माइनस I2, करंट इनटू रेजिस्टेंस। व्हाट इज द करंट? I1 की वैल्यू आपने निकाली है 11/2, I2 की वैल्यू निकाली है 1 इनटू कितना होगा 1, एलसीएम ले लेते हैं। 11 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा बेटा? दैट इज 9/2 इंटू 1। यहाँ से V2 की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 9/2 या फिर 4.5। दिस इज द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2। ये आपके V1 और V2 की वैल्यू होने वाली है। तो यहां से मुझे लगता है सर जी आपकी तरह सब सही निकालेंगे आंसर, डेली गलत नहीं होता है। अब तो बहुत होपलेस फील होते हैं बेटा। ये चीज तो प्रैक्टिस से आएगी बेटा, राजरानी, प्रैक्टिस से, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि मेरा आंसर हमेशा सही होता है, कई बार मैं भी कैलकुलेशन मिस्टेक कर देता हूं। लेकिन जब भी आप चीजें करें तो हमेशा अपने दिमाग को कंसंट्रेट होके करें, ठीक है। आप अगर दिमाग में 10 तरह की चीजें सोचेंगे तो आप अपने काम को परफेक्टली नहीं कर पाएंगे। जब भी आप पढ़ाई करें, चाहे आप 1 घंटे की पढ़ाई करें, लेकिन कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करें, उस समय केवल और केवल आपको वही चीज दिखनी चाहिए, आपके माइंड में भी वही चीज आनी चाहिए। 10 तरह की चीजें सोचेंगे तो ना तो आप इधर पर सक्सेस हो पाएंगे ना तो दूसरी साइड सक्सेस हो पाएंगे, ठीक है। तो पढ़ते समय आप अपने माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ें, ठीक है। डिप्रेशन वाली कोई बात नहीं है, फोकस। क्योंकि आप देखेंगे मेथड सही लगाया है सर, कैलकुलेशन मिस्टेक है बेटा। कैलकुलेशन मिस्टेक ही तो सुधारनी है। मोस्ट ऑफ द आप एग्जामिनेशन में आप देखेंगे कि स्टूडेंट कैलकुलेशन मिस्टेक ज्यादा करते हैं। आपको कॉन्सेप्ट आता है, आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को करने के तरीका आपको सभी को मालूम था। जितने भी स्टूडेंट मीटिंग में ज्वाइन है उन सभी को इस क्वेश्चन को करने का तरीका बिल्कुल मालूम था, लेकिन गलती कहां पर हुई? आपकी कैलकुलेशन में गलती हुई है, ठीक है। तो आप देखेंगे
कि 99% जो है आपके क्वेश्चन, जब भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो 99% बच्चों को मालूम होता है कि क्वेश्चन कैसे लगेगा, लेकिन जब वो क्वेश्चन लगाते हैं तो कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका आंसर गलत आ जाता है। दूसरी चीज को सुधारना है प्रैक्टिस से। मैं आपका जो है आज जो है आपको आगे पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया बिकॉज आई वॉन्ट कि मैं जानता हूं कि आप लोग को अगर मैं प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा तो आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट यू कैन टेक द प्रैक्टिस। आप कोई भी चीज पढ़े परफेक्टली तरीके से पढ़े, ठीक है। ये नहीं कि आधा अधूरा पढ़े, कि 2 दिन पढ़े 4 दिन नहीं पढ़े फिर उसके बाद चीजें छूट गई, ठीक है। तो चीजें जब भी पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नाउ मूविंग फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये आपका मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो जाएगा, मॉडल नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। चलिए इसमें मैं केवल एक ही वोल्टेज निकला देता हूं, ठीक है। बार बार आपके 2-3 वोल्टेज इसलिए मैं निकला दिए कि आपको बीच वाली ब्रांच में जब भी चीजें आप कैलकुलेट करें तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए कैलकुलेट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड find the value of voltage, find the value of voltage Vx in the given circuit। बेटा इस क्वेश्चन में जिसने इक्वेशन सही बना ली तो वो उसका कभी भी मेश एनालिसिस का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैं नंबर ऑफ मेश इंक्रीज करने वाला हूं। तो थोड़ा सा जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देते हुए इक्वेशन बनाइएगा, ठीक है। चलिए find the value of voltage Vx in the given circuit by using mesh एनालिसिस मेथड। मेश एनालिसिस मेथड की हेल्प से आपको अपने गिवन सर्किट में Vx वोल्टेज को निकालना है, ठीक है। तो नाउ आपको कौन सा मेथड यूज करना है बेटा? मेश एनालिसिस मेथड यूज करना है। आप मेश एनालिसिस मेथड की हेल्प से एक सर्किट है जिसमें आप अपने वोल्टेज, दैट इज कौन से वोल्टेज की वैल्यू निकालना चाहते हैं? Vx वोल्टेज की वैल्यू क्या करना चाहते हैं बेटा? कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए तो नाउ सर्किट डायग्राम मैं आपको यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। नाउ सर्किट डायग्राम आपको बना देता हूँ। इस सर्किट में आपके पास एक 10 वोल्ट की बैटरी है। दिस इज नथिंग बट द एक 10 वोल्ट की बैटरी है। यहां पर आपके पास एक 10 वोल्ट की बैटरी लगी है। इस 10 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम पे आपका एक 1 ओम का प्रतिरोध लगा। कितने ओम का प्रतिरोध लगा? 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। फिर आगे चलेंगे तो आगे आपके पास एक सेकंड ब्रांच है। इस सेकंड ब्रांच में फिर से आपके पास एक 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। कितने ओम का प्रतिरोध लगा है? 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। नीचे की साइड भी आपके इस वोल्टेज सोर्स के साथ श्रेणी क्रम पे 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। यहां भी आपके पास एक 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। कितने ओम का प्रतिरोध है? 1 ओम का प्रतिरोध है। फिर आप आगे चलेंगे, आगे चलेंगे तो इस ब्रांच में फिर से आपके पास एक 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। इस 1 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम पे 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा। कितने वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है? 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है। कितने वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है? 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है। 6 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स के साथ फिर से श्रेणी क्रम पे नीचे की तरफ आपके पास एक 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। कितने ओम का प्रतिरोध लगा बेटा? 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। और आपके पास एक और ब्रांच है, दैट इज नथिंग बट ऊपर की साइड है। इस ब्रांच में आपके पास अगेन 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। कितने ओम का प्रतिरोध लगा बेटा?
1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ। दिस इज नथिंग बट द, यहाँ पर आपके पास अगेन 1 ओम का प्रतिरोध लगा है, या फिर इस 1 ओम के प्रतिरोध को बाहर की साइड लिख देते हैं। यहाँ पर आपके पास एक 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। इस 1 ओम के प्रतिरोध के क्रॉस वोल्टेज कितना है बेटा? Vx। इस 1 ओम के प्रतिरोध के क्रॉस वोल्टेज कितना है? Vx। इस वोल्टेज को आपको कैलकुलेट करना है बेटा। थोड़ा सा बैक करना है, पहले आप इस फिगर को बना लीजिए, फिर उसके बाद मैं बैक कर देता हूँ, ठीक है? मैं बैक कर देता हूँ, पहले आप इस फिगर को बना लीजिए। और आपके पास फिर से यहाँ पर मैं आपको आज 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 3 मिनट के टाइम पे आपको अपने क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करके दिखाना है। 3 मिनट का टाइम देता हूँ आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है। बट राजधानी में बैक कर रहा हूँ उसके बाद। चलिए फिगर बना लिया होगा, मैं थोड़ा सा बैक कर देता हूँ पीछे की साइड। ये लीजिए बेटा, आप अपने पीछे वाले आंसर लिख सकते हैं। करिए, 3 मिनट का टाइम दिया है बेटा। इस क्वेश्चन को जो मैंने दिया है, इसमें अगर आप जो है इक्वेशंस बनाने में देखिए, इक्वेशन सॉल्व करना इज नॉट ए मैटर, इक्वेशन को बनाना इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन को बनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इक्वेशंस बनाने में सफल हो गए, ठीक है, ओके। इक्वेशंस को अगर आप बनाने में सफल हो गए तो आप अपने क्वेश्चन को काफी हद तक समझ गए। दैट इज, इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है। आप लोग मुझे इक्वेशन बना के दिखाएं।
तो ऋतु 3/4 वोल्ट होगा। चलिए चेक करते हैं कितना आंसर आएगा। एक बच्चे ने बेटा आंसर निकाल दिया, मतलब आपका टाइम खत्म हो गया। राज रानी जी दिखा रही हैं, ठीक है, वेरी गुड बेटा, अच्छा ट्राई किया। ट्राई करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। हटा लीजिए कॉपी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए बेटा, आप जरा, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। आप देखेंगे कि इस वीएक्स मेश एनालिसिस से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो इस वीएक्स वोल्टेज को तो बाद में निकालेंगे। सबसे पहले इस सर्किट में जितनी भी मेश होंगी उन सारे के सारे मेश के क्या मालूम होने चाहिए, मेश करंट आपको मालूम होने चाहिए। तो चलिए पहली मेश में मैं कितना मेश करंट मानूंगा बेटा, I1 मेश करंट मानूंगा, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। दूसरी मेश में कितना मेश करंट मानूंगा बेटा, दैट इज I2 मेश करंट मानूंगा, दैट इज अगेन क्लॉकवाइज। और तीसरी मेश में बेटा मैं I3 मेश करंट मानूंगा, वो भी किस डायरेक्शन में, आपका क्लॉकवाइज। तीनों मेश में मैंने आपके मेश करंट कंसीडर कर लिए, I1, I2 और I3, और तीनों के तीनों मेश करंट इस डायरेक्शन में कंसीडर किए हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर किए। उसके बाद आप क्या करते थे, सर्किट में जितने भी रजिस्टर होते थे, सर्किट में जितने भी रजिस्टर होते थे, हर एक रजिस्टर में आप क्या लिखते थे बेटा, हर एक रजिस्टर वाली ब्रांच में मेश करंट, क्योंकि मेश करंट माने हैं तो हर एक ब्रांच में आप कौन सा करंट लिख सकते हैं, मेश करंट लिख सकते हैं। और मेश करंट की वजह से पोलैरिटी को भी क्या करेंगे, मार्क करेंगे, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, गलती होती है यहाँ पर। पहले मैं इस 1 ओम के प्रतिरोध के बारे में बात करूं, ध्यान से देखिए। ये जो 1 ओम का प्रतिरोध है वो किस किस में से एसोसिएटेड है, ये 1 ओम का प्रतिरोध किस किस में से एसोसिएटेड है, आंसर बताएं। ये जो 1 ओम का प्रतिरोध है ये आपका मेश 1 से भी एसोसिएटेड है और मेश 3 से भी एसोसिएटेड है। ये 1 ओम का प्रतिरोध मेश 1 से भी एसोसिएटेड है और मेश 3 से भी क्या है, एसोसिएटेड है। इसलिए इस 1 ओम के प्रतिरोध वाली ब्रांच में मेश 1 की वजह से कितना मेश करंट आएगा इस ब्रांच में, I1, और मेश 3 की वजह से आपका इस ब्रांच में कितना मेश करंट आएगा, I3, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये जो 1 ओम का प्रतिरोध है वो मेश 1 और मेश 3 के बीच में लगा है, मतलब दोनों से जुड़ा हुआ है, दोनों से एसोसिएटेड है। तो मेश 1 के मेश करंट की वजह से इस 1 ओम के प्रतिरोध में कितना मेश करंट आएगा, दैट इज I1 मेश करंट आएगा। और बेटा मेश 3 के मेश करंट की वजह से इस 1 ओम के प्रतिरोध वाली ब्रांच में कितना मेश करंट आएगा, I3। I1 की वजह से पोलैरिटी बनेगी प्लस माइनस, और I3 की वजह से पोलैरिटी बनेगी दिस इज प्लस माइनस, ठीक है। दोनों पोलैरिटी को मैंने क्या कर दिया, मार्क कर दिया, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, अब हम लोग इस प्रतिरोध के बारे में चर्चा करते हैं। ये वाला जो प्रतिरोध है, ये जो 1 ओम का प्रतिरोध है वो आपका मेश 1 और मेश 2 से क्या है बेटा, एसोसिएटेड है। ये जो 1 ओम का प्रतिरोध है वो मेश 1 और मेश 2 के बीच में लगा है, मतलब दोनों से एसोसिएटेड है। तो इस 1 ओम के प्रतिरोध वाली ब्रांच में मेश 1 की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा I1 करंट, और मेश 2 के मेश करंट की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा I2 करंट। तो लिखने की कोशिश करते हैं बेटा। आपका ये जो 1 ओम का प्रतिरोध है, 1 ओम का प्रतिरोध मेश 1 और मेश 2 से तो मेश 1 की वजह से इस 1 ओम के प्रतिरोध में डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना करंट आएगा, I1। और बेटा मेश 3 के और मेश 2 के मेश करंट की वजह से इस 1 ओम के प्रतिरोध में अपवर्ड डायरेक्शन में कितना करंट आएगा बेटा, दैट इज I2 करंट आएगा। I1 की वजह से कैसी पोलैरिटी बनेगी, प्लस माइनस, और I2 की वजह से पोलैरिटी कैसी बनेगी, प्लस माइनस, ठीक है। नाउ दिस इज प्लस माइनस। अब हम लोग इस वाले प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं, नीचे वाले प्रतिरोध के बारे में। ये जो 1 ओम का प्रतिरोध है वो केवल और केवल मेश 1 से एसोसिएटेड है। अगर मेश 1 से एसोसिएटेड है तो इस 1 ओम के प्रतिरोध वाली ब्रांच में केवल मेश 1 की वजह से आपका कितना मेश करंट फ्लो करेगा, I1 मेश करंट फ्लो करेगा। तो ये जो 1 ओम का प्रतिरोध है वो आपका केवल और केवल मेश 1 से एसोसिएटेड, तो मेश 1 की वजह से इस 1 ओम के प्रतिरोध वाली ब्रांच में कितना मेश करंट आएगा, I1। और पोलैरिटी कैसी आएगी, प्लस माइनस, ठीक है। दिस इज द पोलैरिटी। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, फिर से जरा इस वाले 1 ओम के प्रतिरोध पे अपनी नजर को लगाइए, ठीक है। अब देखेंगे ये जो 1 ओम का प्रतिरोध है ये किस किस में से एसोसिएटेड है। ये जो 1 ओम का प्रतिरोध है वो आपका मेश 2 से एसोसिएटेड है और मेश 3 से एसोसिएटेड है।
अगर आपका जो 1 ओम का प्रतिरोध है वो मेश 2 और मेश 3 से एसोसिएटेड है, तो मेश 2 के मेश करंट की वजह से I2 करंट आएगा और मेश 3 के मेश करंट की वजह से I3 करंट आएगा। ठीक है, तो चलो बनाने की कोशिश करते हैं। तो चूंकि जो 1 ओम का प्रतिरोध है वो मेश 2 और मेश 3 से, तो मेश 2 की वजह से इस 1 ओम के प्रतिरोध वाली ब्रांच में कितना मेश करंट फ्लो करेगा, दैट इज I2 मेश करंट फ्लो करेगा। पोलैरिटी आएगी प्लस माइनस, और मेश 3 के मेश करंट की वजह से इस 1 ओम के प्रतिरोध में कितना मेश करंट फ्लो करेगा, I3 मेश करंट फ्लो करेगा, और पोलैरिटी आएगी प्लस माइनस। ठीक है, अब हम लोग इस नीचे वाले 1 ओम के प्रतिरोध पे थोड़ा सा बात करते हैं। ये जो नीचे वाला 1 ओम का प्रतिरोध है वो केवल मेश 2 से एसोसिएटेड है, तो इस 1 ओम के प्रतिरोध में मेश 2 के मेश करंट की वजह से ही करंट आने वाला है। तो मेश 2 के मेश करंट की वजह से इस 1 ओम के प्रतिरोध वाली ब्रांच में कितना मेश करंट फ्लो करेगा, दैट इज I2 मेश करंट फ्लो करेगा, और पोलैरिटी आएगी प्लस माइनस। अब केवल एक ही प्रतिरोध बचा, ये ऊपर वाला, और ये जो ऊपर वाला प्रतिरोध है वो केवल और केवल मेश 3 से एसोसिएटेड है, और मेश 3 से अगर एसोसिएटेड है तो आप क्या कर सकते हैं, इस 1 ओम के प्रतिरोध में मेश 3 के मेश करंट को कितना करंट आएगा, I3। डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए, दिस इज द डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो 1 ओम का प्रतिरोध है वो केवल मेश 3 से एसोसिएटेड, तो मेश 3 की वजह से आपके इस 1 ओम के प्रतिरोध में कितना मेश करंट फ्लो करेगा, I3 मेश करंट फ्लो करेगा, पोलैरिटी आएगी प्लस माइनस, पोलैरिटी आएगी प्लस माइनस। हर एक रजिस्टर में आपने मेश करंट बना लिया और मेश करंट की वजह से पोलैरिटी को बना लिया। अब तो केवीएल लिखना तो बाएं हाथ का खेल है, अब केवीएल लिखने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, दिक्कत होती है पोलैरिटी आप सही से बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, एक बार अगर आपने पोलैरिटी सही से बना ली फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए इतना बना लीजिए, उसके बाद हम लोग अपने केवीएल इक्वेशंस को लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं केवीएल इक्वेशंस को लिखने की कोशिश करता हूं। चलिए केवीएल इक्वेशंस को मैं लिखने की कोशिश करता हूं। चलिए मेश 1 के मेश करंट को निकालें। मेश 1 के मेश करंट को निकालने के लिए एक केवीएल इक्वेशन यहाँ पर, मेश 2 के मेश करंट को निकाल एक केवीएल इक्वेशन यहाँ पर, और मेश 3 के मेश करंट को निकालने के लिए एक केवीएल इक्वेशन। तीन इक्वेशन, तीन अननोन, और बाद में हम तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके I1 I2 I3 निकालेंगे। वैसे आप देखेंगे आपको ये वोल्टेज चाहिए था, इस वोल्टेज को निकालने के लिए आपको I3 मेश करंट ही चाहिए। अगर I3 मेश करंट निकालेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन मान लो अगर कहीं यहाँ पर वोल्टेज पूछता, यहाँ कहीं वोल्टेज पूछता, तो फिर आपको I1 और I2 की भी जरूरत है। तो मैं सारे के सारे आपके करंट निकाल दूंगा जिससे कि आप किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज निकाल सकें। लेकिन अगर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में केवल यही वोल्टेज पूछा गया तो इस वोल्टेज को निकालने के लिए, इस रजिस्टर के वोल्टेज को निकालने के लिए कौन सा मेश करंट की जरूरत है, I3 मेश करंट की ही केवल जरूरत है। तो आप कोशिश करिएगा क्वेश्चन में I3 मेश करंट ही सबसे पहले निकालिएगा। ठीक है, जिससे कि आपका क्वेश्चन पहले क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अप्लाई KVL इन मेश 1। मेश 1 में आप केवीएल इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। जब मैं मेश 1 के मेश करंट को निकालने के लिए मेश 1 में केवीएल इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो आपके मेश 1 का जो मेश करंट होगा, I1 करंट को बड़ा मानूंगा, और I1 की पोलैरिटी किस कलर से बनाई है, पीली कलर से बनाई है। I1 की पोलैरिटी को देखते हुए केवीएल इक्वेशन, ये पीली कलर की पोलैरिटी दिखनी चाहिए आपको, केवल और केवल पीली कलर की पोलैरिटी, और I1 करंट ही सबसे बड़ा करंट होगा इस इक्वेशन में। ठीक है, तो चलिए यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से चल रहे हैं। जब चलेंगे मेश 1 में चलेंगे तो I1 करंट बड़ा होगा, I1 की पोलैरिटी देखेंगे कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को किस साइन पे रखने वाला, प्लस साइन। कितना वोल्टेज होगा बेटा, दैट इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। व्हाट इज द करंट, कौन सा करंट बड़ा होगा, I1 बड़ा होगा और I3 छोटा होगा। करंट I1 माइनस I3, मेश 1 में लिख रहे हैं तो I1 बड़ा होगा I3, करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर आप आगे चलेंगे, मेश 1 में चल रहा है तो I1 को बड़ा मानेंगे, I1 की पोलैरिटी येलो कलर वाली, इस वोल्टेज को भी किस साइन था, प्लस साइन। रजिस्टर का वोल्टेज क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। व्हाट इज द करंट, I1 माइनस I2, I1 बड़ा होगा, I1 माइनस I2, करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर आप आगे चलेंगे, मेश 1 में चल रहा है तो I1 को बड़ा मानेगा, I1 की पोलैरिटी दैट इज प्लस साइन, इस वोल्टेज को किस साइन का, प्लस साइन। कितना वोल्टेज होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, दैट इज करंट इज I1 इनटू 1। फिर आप आगे चलेंगे, जब आप आगे चलेंगे कौन सा साइन आपको मिलेगा, दैट इज माइनस साइन। तो इस वोल्टेज को किस साइन के साथ लिख देंगे, माइनस साइन के साथ लिख देंगे। इस वोल्टेज को किस साइन के साथ लिख देंगे, माइनस। अब मेरे पास जगह नहीं तो मैं थोड़ा सा इस साइड लिख देता हूं, दैट इज माइनस
10 वोल्ट, ठीक है। और जहां से चले थे वहीं पहुंच गए मेश कंप्लीट। एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए मेश और लूप कितना होता है बेटा, 0 के बराबर। इस इक्वेशन को बस थोड़ा सा आपको क्या कर लेना है बेटा, आपको सॉल्व करना है, सिंपलीफाई कर लेना है। इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करेंगे कितना आई वन आएगा बेटा, 1 2 3 I1 आएगा। कितना I2 आएगा बेटा, 1 I2 आएगा। और बेटा 1 I3 आएगा, माइनस के I3, दैट इज इक्वल टू 10। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। मेश 1 की केवीएल इक्वेशन आपके पास आ गई। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी क्वेश्चन को बताने के लिए मैंने आपको इतना सब बताया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मेश 2 में केवीएल इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मेश 2 में केवीएल इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो इस फिगर को थोड़ा सा मैं नीचे ले चलता हूं, जहां से मैं दोनों केवीएल इक्वेशन को एक ही जगह लिख दूंगा। मेश 2 में मैं केवीएल इक्वेशन अप्लाई करने जा रहा हूं। मेश 2 में मैं केवीएल इक्वेशन अप्लाई करने जा रहा हूं। मेश 2 में मैं केवीएल इक्वेशन अप्लाई करने जा रहा हूं, ठीक है। इस फिगर को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। और इसको यहां लिख देता हूं, जिससे कि केवीएल इक्वेशंस मैं आपकी लिख सकूं। ठीक है, दिख रहा है बेटा फिगर, आप लोग को दिख रहा होगा। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ, जिससे कि आपको चीजें दिखता है। चलिए मेश 2 में मैं केवीएल इक्वेशन अप्लाई करने जा रहा हूँ। पहली इक्वेशन आप लोगों ने लिख ली होगी, पहली इक्वेशन ये आप लोगों ने लिख ली होगी। चलिए मेश 2 में मैं केवीएल इक्वेशन अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो नाउ अप्लाई केवीएल इन मेश 2। मेश 2 में मैं केवीएल इक्वेशन अप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है। जब आप मेश 2 में केवीएल इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो आप किस करंट को बड़ा मानेंगे, I2 करंट को। सर अनम्यूट हो सकता है क्या, बिल्कुल अनम्यूट में कर सकता हूँ। हाँ 1 मिनट, राज रानी जी अनम्यूट करना है, करिए बेटा, अनम्यूट कर लीजिए। सर जैसे पहले वाले क्वेश्चन होते थे, I1 I2 का मान निकाल लें, पहले यहाँ से I1 करंट जाए, फिर I1 माइनस I2 करें। जैसे पहला वाला आपने कराया था, पहले एक में हल करें, फिर दूसरी में हल करें, फिर तीसरी में हल करें। क्या ऐसे नहीं किया जा सकता? बेटा तीनों में इसको कैसे अलग अलग हल कर पाएंगे, आप देखेंगे 3 इक्वेशन आएंगी ना, 3 इक्वेशन को आपको एक साथ सॉल्व करना पड़ेगा। आप देखेंगे पहली इक्वेशन में आपके पास 3 अननोन है। यस सर। पहली इक्वेशन में 3 अननोन है, तो एक इक्वेशन से 3 अननोन थोड़ा सॉल्व हो पाएंगे। या फिर आप जब पहली मेश में केवीएल इक्वेशन बन रहे हैं तो I1 थोड़ा आ रहा है, अगर I1 आता तो आपके पास पहली इक्वेशन से आप I1 की वैल्यू निकाल लेते, लेकिन आपकी जो इक्वेशन बन रही है उसमें I1 भी आ रहा है, I2 भी आ रहा है और I3 भी आ रहा है, तीनों करंट आ रहे हैं। तो एक इक्वेशन से तीनों करंट थोड़ा सॉल्व हो पाएंगे, इसलिए आपको तीनों इक्वेशन बनानी पड़ेगी। एक इक्वेशन आपको, 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन। पहली इक्वेशन आपकी आ जाएगी मेश 1 से, दूसरी इक्वेशन हो जाएगी मेश 2 से और तीसरी इक्वेशन हो जाएगी मेश 3 से, ठीक है। ओके सर। ठीक है, चल बंद कर दीजिए बेटा अपने आप को, ठीक है। सर मेश 1 में I3 लेना जरूरी क्या, बेटा मेश 1 में I3 क्यों नहीं लोगे। मेश 1 से आप देखेंगे जो मेश 1 में है आपका ये जो 1 ओम का प्रतिरोध है, ये जो 1 ओम का प्रतिरोध है वो इन दोनों के बीच में लगा है, इसलिए दोनों करंट का इफेक्ट लेंगे। आप अलग अलग नहीं कर सकते। पिछली बार जो मैंने क्वेश्चन दिए थे, ध्यान से देखिए, जो पिछली बार मैंने क्वेश्चन दिए थे आपको, वहां पर ये जो 1 ओम का प्रतिरोध था इसके ऊपर कोई मेश नहीं लगी थी, ऊपर कोई मेश नहीं लगी थी, इसलिए केवल मैंने I1 मेश करंट ही कंसीडर किया था। अगर यहाँ पर कोई मेश लग जाती तब ये जो 1 ओम का प्रतिरोध है वो मेश 1 और मेश 4 के बीच में आ जाता, फिर मुझे दोनों करंट कंसीडर करने पड़ते। जैसे ये बीच वाले में आप देखेंगे, इसमें तुमने I1 ही क्यों कंसीडर नहीं किया, I2 क्यों माना है, क्योंकि ये दोनों के बीच में लगा है, इसलिए आपको दोनों मेश के करंट को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम चीज मैं आपको यहाँ भी बता रहा हूँ। यहाँ पर इस क्वेश्चन में
मैंने आपका जो 1 ओम का प्रतिरोध है वो आपका मेश 1 से भी एसोसिएटेड है और मेश 3 से भी एसोसिएटेड है, इसलिए दोनों मेश की वजह से इस ब्रांच में I1 और I3 मेश करंट फ्लो करेंगे। तो ब्रांच में या तो आपका लेफ्ट टू राइट करंट फ्लो करेगा जो कि I1 माइनस I2 होगा, या तो आपका राइट टू लेफ्ट जो कि कितना होगा I3 माइनस I1। ठीक है, इसीलिए उस करंट के इफेक्ट को लेना जरूरी है। चलिए मेश 2 में केवीएल इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से अब देखिएगा। मेश 2 में मैं केवीएल इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं, यहां से चल रहा हूं मेश 2 में, मैं यहां से चल रहा हूं। जब मैं मेश 2 के मेश करंट को निकालने के लिए केवीएल इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो किस मेश करंट को बड़ा मानूंगा, I2 को बड़ा मानूंगा, और किसकी पोलैरिटी देखूंगा I2 की पोलैरिटी बेटा आप देखेंगे ये पिंक कलर से बनाई हुई है, I2 की पोलैरिटी केवल दिखनी चाहिए। जब आप मेश 2 में केवीएल इक्वेशन लिखेंगे तो केवल और केवल ये पिंक कलर वाली आपको पोलैरिटी दिखनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए मेश 2 के मेश करंट को निकालने के लिए मेश 2 में केवीएल इक्वेशन अप्लाई करें। तो चलो चलते हैं बेटा। जब मैं मेश 2 में केवीएल इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो बेटा I2 को बड़ा मानूंगा, I2 की पोलैरिटी देखूंगा, कौन साइन आएगा बेटा, पहले प्लस साइन। इस वोल्टेज को मैं किस साइन के साथ लिख दूंगा, प्लस साइन। कितना वोल्टेज होगा बेटा, दैट इज I2 करंट बड़ा होगा और I3 छोटा होगा, तो करंट आएगा I2 माइनस I3, करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट हो जाएगा बेटा दैट इज I2 माइनस I3, करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर आप आगे चलेंगे, फिर जब आप आगे चलेंगे तो कौन सा साइन पहले मिलेगा, प्लस साइन मिलेगा। तो इस वोल्टेज को आप किस साइन के साथ लिख देंगे, प्लस साइन के साथ लिख देंगे। फिर आप आगे चलेंगे, फिर आप आगे चलेंगे तो कौन सा साइन पहले मिलेगा, प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को आप किस साइन के साथ, प्लस साइन। कितना वोल्टेज होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, दैट इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब मैं मेश 2 के मेश करंट को निकालूं, किस करंट को बड़ा मानूंगा, I2 को बड़ा मानूंगा और I2 की पोलैरिटी देखूंगा, कौन साइन मिलेगा, प्लस साइन। अब करंट कितना होगा बेटा, दैट इज I2 बड़ा है तो करंट हो जाएगा I2 माइनस I1, करंट हो जाएगा I2 माइनस I1, क्योंकि मेश 2 में चल रहे हैं तो आप मेश 2 के करंट को बड़ा मानेंगे, I2 माइनस करंट इनटू रेजिस्टेंस। और बेटा जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, मेश कंप्लीट। एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए मेश और लूप कितना होता है, 0। तो मेश 2 की केवीएल इक्वेशन आपके पास आ गई, मेश 2 की केवीएल इक्वेशन आपके पास आ गई। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लीजिए। सिंपलीफाई करेंगे तो कितना I1 दिख रहा है, इतना I1 दिख रहा है बेटा, माइनस के I1। कितना I1 है, माइनस के I1। कितना I2 है, एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा और एक यहां से आएगा, प्लस के 3I2। और कितना I3, केवल एक ही I3 है जो कि यहां से आएगा, माइनस के I3 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा माइनस के I1 प्लस के 3I2 minus k I3 that is equal to minus 6. Now this is the equation number 2. ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, लिख लीजिए बेटा इसको। Now this is the equation number 2. आकाश क्लियर है कि मेश 1 के साथ मेश 3 I3 करंट को क्यों लिया है, क्लियर है बेटा आकाश, रिप्लाई किया करो यार, तुम लोग जो है लिख के बैठ जाते हो। ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग मेश 3 में केवीएल इक्वेशन अप्लाई करने जा रहे हैं, मेश 3 में केवीएल इक्वेशन अप्लाई करने जा रहे हैं। तो अप्लाई केवीएल, अप्लाई KVL in mesh 3। मेश 3 में मैं KVL इक्वेशन अप्लाई करने जा रहा हूं। जब मैं मेश 3 में KVL इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो किस करंट को हमेशा बड़ा मानूंगा बेटा, दैट इज आपके I3 करंट को। मेश 3 में जब मैं KVL इक्वेशन लिखूंगा तो I3 करंट को बड़ा मानूंगा और I3 की पोलैरिटी किस कलर से है, रेड कलर से, रेड कलर से, रेड कलर, केवल रेड कलर वाली पोलैरिटी दिखनी चाहिए, केवल और केवल रेड कलर वाली पोलैरिटी दिखनी चाहिए, रेड कलर एंड रेड कलर। ठीक है, चलो यहां से अगर आप चलते तो I3 को बड़ा मानेंगे, I3 की पोलैरिटी देखेंगे प्लस साइन। कितना वोल्टेज होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर आप आगे चलेंगे और जब आगे चलेंगे तो I3 में समझा तो I3 को बड़ा मानेगा, I3 की पोलैरिटी किस साइन के साथ, प्लस साइन। कितना बेटा वोल्टेज होगा, करंट होगा I3 माइनस I2, करंट इनटू
रेजिस्टेंस। फिर आप आगे चलेंगे, मेश 3 के मेश करंट I3 को बड़ा मानेंगे और I3 की पोलैरिटी देखेंगे प्लस साइन। कितना वोल्टेज होगा, करंट कितना होगा बेटा, I3 बड़ा होगा और I1 छोटा होगा, तो I3 माइनस I1 करंट इनटू रेजिस्टेंस। जहां से चले थे वहीं पहुंच के मेश कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज बेटा आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब भी किसी ब्रांच में दो मेश करंट होंगे तो करंट का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, ब्रांच करंट देखने की, मेश करंट का डिफरेंस। अब जो करंट बड़ा होगा उसमें से, बड़े वाले में से छोटे करंट को हमेशा हटा देते हैं। ठीक है, तो मेश 3 में मैं केवीएल इक्वेशन लिख रहा था, तो मैं फिगर को छोटा कर देता हूँ, बड़ा करके मैंने इक्वेशन आपको बता दी है। अब हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेश 3 में जब केवीएल इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो यहां से चल रहा हूं बेटा, I3 करंट को बड़ा मानूंगा, I3 की पोलैरिटी देखो, कौन सा साइन आएगा बेटा, पहले प्लस साइन। इस वोल्टेज को प्लस साइन करा सकते हैं। कितना वोल्टेज होगा बेटा, दैट इज ये वोल्टेज होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, I3 इनटू 1। कितना होगा बेटा, दैट इज I3 इनटू 1। फिर आप आगे चलेंगे, जब आप आगे चलेंगे तो कौन सा साइन मिलेगा बेटा, आपको प्लस साइन। I3 को बड़ा मानेंगे और I3 की पोलैरिटी रेड कलर से प्लस साइन। कितना वोल्टेज होगा, करंट। करंट कितना होगा बेटा, करंट होगा आपका दैट इज नथिंग बट द I3 माइनस I2 करंट इनटू रेजिस्टेंस। आपको प्लस साइन मिला तो इस वोल्टेज को आप प्लस साइन के साथ लिखेंगे। कितना वोल्टेज होगा बेटा, दैट इज करंट। करंट कितना होगा, I3 माइनस I2 करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर आप आगे चलेंगे, फिर आप आगे चलेंगे तो I3 में इसमें लिख रहे हैं, तो I3 करंट को बड़ा मानेंगे और I3 की पोलैरिटी देखेंगे, कौन साइन मिलेगा, प्लस साइन। कितना वोल्टेज होगा, करंट I3 माइनस I1 करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो प्लस साइन मिला था, तो इस वोल्टेज को आप प्लस साइन के साथ लिखने वाले हैं। कितना वोल्टेज होगा, दैट इज करंट I3 माइनस I1 करंट इनटू रेजिस्टेंस। और जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, मेश कंप्लीट। अलजेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए मेश और लूप क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना I1 आएगा बेटा, एक I1 यहां से आएगा, दैट इज माइनस के I1। और बेटा एक I2 यहां से आएगा, दैट इज माइनस के I2। और बेटा तीन I3 आएंगे, 1 2 3 प्लस के 3 I3 दैट इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। तो आपके पास तीन मेश थी या फिर तीन अननोन थे, तीन अननोन को सॉल्व करने के लिए तीन इक्वेशन। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन। इन तीनों को सॉल्व करके आप I1 I2 I3 क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इक्वेशन को सॉल्व करना तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन को सॉल्व करिए, करते हैं इक्वेशन को सॉल्व। आपकी 10:30 बजे शायद नेक्स्ट क्लास भी है क्या, मेरे ख्याल से बेसिक की क्लास है, दैट इज एसी थ्योरम्स की क्लास है। ठीक है, तो इस आगे क्वेश्चन को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्योंकि सर की क्लास होगी। तो आपको इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे I1 I2 I3 कल बताना है, और उसके बाद आपको वोल्टेज को भी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कल एक होमवर्क दूंगा इस क्वेश्चन के बाद, और उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट मॉडल की तरफ हम लोग स्टार्ट कर देंगे कि अगर मान लीजिए हमेशा आपको मेश एनालिसिस में वोल्टेज सोर्स नहीं प्रेजेंट होगा, हो सकता है करंट सोर्स के साथ साथ क्या प्रेजेंट हो, आपका वोल्टेज सोर्स के साथ साथ करंट सोर्स भी प्रेजेंट हो, तब हम ऐसे क्वेश्चन को मेश एनालिसिस की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल हम आगे इसी क्लास को इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, यहीं से मैं बिल्कुल क्वेश्चन को उठाऊंगा, इसलिए आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ के आइएगा। ठीक है सर, बस एक ही मेश करंट मान सकते हैं क्या, आउटर मेश। एक ही मेश करंट कैसे मान लोगे भैया, तीन मेश है तो तीनों मेश करंट मानने पड़ेंगे ना। आपको अपने वोल्टेज को निकालने के लिए, आपको अपने इस वोल्टेज को निकालने के लिए, इस वोल्टेज को निकालने के लिए केवल और केवल कौन सा मेश करंट कैलकुलेट करना आसान करना पड़ेगा, I3। अगर I3 मेश करंट को निकाल दूंगा तब ये वोल्टेज आ जाएगा, केवल ये वाला वोल्टेज पूछा गया है, उसके लिए I3 करंट ही पर्याप्त है। अब I3 को निकालने के लिए थोड़ा है, केवल इस मेश में आप KVL लगा देंगे। ठीक है, इस मेश में KVL लगाएंगे तो ये आपको ये जो रजिस्टर है वो मेश 1 से भी एसोसिएटेड है, मेश 2 से भी एसोसिएटेड, तो आपका मेश 1 और मेश 2 का भी करंट आ जाएगा इक्वेशन में। तो उस करंट को हटाने के लिए यहाँ भी आपको KVL इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि तीन अननोन है। यहां से लिखेंगे तो यहां से तो केवल I3 मेश करंट आएगा, यहां पर जब वोल्टेज लिखेंगे तो I1 करंट भी आ जाएगा, I2 करंट भी आ जाएगा। यहां पर जब करंट लिखेंगे तो I2 करंट आ जाएगा, I3 करंट। एक इक्वेशन से तीन अननोन थोड़ा सॉल्व हो पाएगा कि केवल मेश 3 में आपको है KVL इक्वेशन लगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं।
इनको सॉल्व करके आइएगा। यहीं से क्वेश्चन को बेटा मैं स्टार्ट करूंगा, आपके तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोग देखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में एक आपको होमवर्क दूंगा, वो क्वेश्चन आप ही को करना होगा, 4 में इसका क्वेश्चन होगा, उसमें इक्वेशन को लिख के आप उसको सॉल्व करेंगे, और फिर कल हम लोग अपने नेक्स्ट मॉडल नंबर 2 को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर्स। 10:30 बजे से आपकी नेक्स्ट क्लास है एसी थ्योरम्स की। ओके ओके बेटा, थैंक यू थैंक यू।